ठीक है। चलिए, अभी तक जो भी डिस्कशन किया उसमें कोई बात दोबारा से रिपीट करनी है, बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें कोई बात दोबारा से रिपीट करनी है, बताइए। नो सर। चलिए, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। और कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ये सारा नोट्स है, ये सारा नोट्स नहीं है भाई, ये 10% है जो हाईवे हम लोग कवर करने वाले हैं, उसका ये 10-15% नोट्स है बस। शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि अगर हम लिखते तो काफी टाइम लग जाता, लेकिन थ्योरी थ्योरी है, समझना है हमें थोड़ा सा, क्योंकि उन चीजों को समझे बगैर आगे की चीजें हम क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया है। अगर आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है लिख के पढ़ाऊं मैं, तो लिख के भी कर सकते हैं, बट इट विल टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तो ये पीडीएफ से थोड़ा ज्यादा सही रहता है, डायग्राम वगैरह भी इसमें मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहां से इसको करेंगे, इसके बाद फिर जब हम ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ हाईवे शुरू करेंगे, देन विल बी, यू कैन से, राइटिंग ऑन बोर्ड। वो सबसे अच्छा तरीका है, जो कन्वेंशनल तरीका है, आप अपनी कॉपी में लिखो, जो जो मैं लिखूं वो सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छे तरीके से वही तैयारी होती है, क्योंकि लिखना भी ना एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होता है। जब आप लिखते हो तो हर एक शब्द पे, हर एक अक्षर पे, हर एक स्टेटमेंट पे आप गौर करते हो, उसको फोकस करके आप लिखते हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं चीजों को समझने में, चीजों को यू कैन से याद रखने में मदद मिलती है। तो लिखना तो मस्ट है। इसका अभी क्या करो, आप प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लो। जो बातें मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे ऐड करना है, वो साथ के साथ आप नोट कर लो। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आपके पास टाइम है इतना, तो अपनी कॉपी में ये सब लिख लो। जो मैंने दिया हुआ है सब कुछ अपनी कॉपी में आप खुद से लिख लो घर जाके, मैं अभी समझा दे रहा हूँ आपको। 2-3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम, जो नॉर्मल तरीका होता है, बोर्ड पे आपको लिख लिख के एक एक चीजें मैं समझाऊंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम साइड डिस्टेंस हम लोग एक एक चीजें लिख के ही समझेंगे। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स या हाईवेज। जो रोड्स हैं या हाईवेज हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, यू कैन से, पर्पस ऑफ स्टडी, या फिर डिपेंडिंग ऑन सम, यू कैन से, प्रॉपर्टी, सम डिजायरेबल थिंग, हम उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला यहां पे देखो लिखा, सो इट इज डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन वेदर। वेदर के हिसाब से हमने डिफाइन कर दिया रोड्स को। पहला है ऑल वेदर रोड, दूसरा है फेयर या गुड वेदर रोड। ऑल वेदर रोड मतलब जो कि हर मौसम में सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म करने वाली हैं। ऐसी रोड्स जो मानसून के टाइम पे भी, जब बारिश होगी तब भी सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म करेंगी, आप उस पर स्मूथ और सेफ ऑपरेशन या मूवमेंट कर सकते हो। ऐसी रोड्स को हम बोल रहे हैं ऑल वेदर रोड्स। फेयर या गुड वेदर रोड्स उनको बोलते हैं जो साफ मौसम होगा, जब फेयर मौसम होगा, अच्छा मौसम होगा, तब तो आपका पर्पस सर्व करेंगी, अदरवाइज वहां पे काफी इनकन्वीनियंस जनरेट होने लगेगा। या फिर जैसे आप बोलो कि रेनी सीजन आया तो वहां पे मड वगैरह काफी फॉर्म होने लगेगा, स्लिपरी रोड हो जाएगी। इस वजह से वो केवल और केवल तभी उपयुक्त होगी जब मौसम अच्छा होगा। तो ऐसी रोड्स को बोल रहे हैं फेयर या फिर गुड वेदर रोड्स। देन सिमिलरली, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैरिज वे, कल आपको बताया था कैरिज वे मतलब जिस पे गाड़ी जा रही है, कैरिज मतलब गाड़ी, वे मतलब रास्ता, जिस रास्ते पे गाड़ी जा रही है, जो ऊपर का पेवमेंट है, ब्लैक टॉप पोर्शन, उसको कैरिज वे बोल रहे हैं। तो कैरिज वे कैसा है, इसके हिसाब से भी हम रोड को क्लासिफाई कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये पेव्ड रोड्स है या फिर अनपेव्ड रोड्स है। दिस कैन बी क्लासिफाइड एज पेव्ड या फिर अनपेव्ड रोड। पेव्ड रोड मतलब जिनमें ऊपर जो सरफेस कोर्स है, वियरिंग कोर्स है, उस पर प्रॉपर पेविंग की गई है, कुछ बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग हार्ड, या आप बोल सकते हो एक इम्परमिएबल और इनइरोडेबल मटेरियल ऊपर प्रोवाइड किया गया है। और अनपेव्ड रोड मतलब कच्ची रोड से, इनमें इस तरीके से कोई पेविंग मटेरियल ऊपर फिनिश नहीं किया गया है। ठीक है, सो इसके हिसाब से भी ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस, पेवमेंट सरफेस का टाइप कैसा है, इसके हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सरफेस रोड्स, बिटुमिनस कंक्रीट रोड, कल समझाया था आपको बिटुमिनस कंक्रीट रोड क्या होता है। इसको कई बार मेटेलिक रोड भी बोलते हैं। ये जो बिटुमिनस कंक्रीट रोड है, इसको कई बार मेटेलिक रोड भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा कि मेटेलिक रोड और नॉन मेटेलिक रोड्स क्या है। तो मेटेलिक रोड मतलब ये नहीं कि वो मेटल से बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है, नहीं। ये जो बिटुमिनस कंक्रीट है, दे आर काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ रोड्स। तो इनको कई बार मेटल्ड सरफेस या मेटल रोड्स भी बोलते हैं। तो सरफेस रोड जो बिटुमिनस कंक्रीट रोड है, या इनको मेटलिक रोड्स बोलते हैं। सिमिलरली अनसरफेस रोड मतलब सरफेस फिनिश प्रॉपर नहीं किया गया है इनमें। देन बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, इसके हिसाब से भी हम रोड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। हैवी ट्रैफिक वॉल्यूम, मीडियम ट्रैफिक वॉल्यूम, या फिर लाइट के हिसाब से। तो अलग अलग तरीके से रोड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। देन बेस्ड ऑन लोड या फिर टनेज, मतलब इस पे आप कितना लोड अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम कितना लोड ये ढो सकते हैं, इसके हिसाब से
क्लास 1 एंड क्लास 2 इस तरीके से, या फिर क्लास ए बी सी इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे ये टन्स पर डे है, मतलब कितना टन पर डे यहाँ पे लाया जा सकता है या ये रोड पे मूव कर रहा है। देन बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन, लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से हम रोड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, सारी याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, कॉमन सेंस वाली, पर ये आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीन कैटेगरी में रोड्स को क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी के अंदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे रखा गया है, सेकेंडरी के अंदर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्शरी के अंदर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर विलेज रोड्स को रखा गया है। ठीक है, यहां पे लिखा है हायरार्किकल नेटवर्क क्या होता है, तो सबसे जो सुपीरियर क्वालिटी की रोड्स होती हैं उनको हम बोल रहे हैं एक्सप्रेस हाईवेज या फिर एक्सप्रेसवेज। उसके बाद नेशनल हाईवेज है, यहां पे डिजाइन स्पीड मोर देन 100 kmph है, दिस इज मोर देन, कई बार तो मैं बोलूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 kmph, बट मोर इंपॉर्टेंटली कि मोर देन 100 kmph है। यहां पे नेशनल हाईवे में डिजाइन स्पीड होती है 100 kmph, स्टेट हाईवे में भी डिजाइन स्पीड 100 kmph ही होती है। ये रूलिंग डिजाइन स्पीड है इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ रोड्स है स्टेट हाईवेज, देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, देन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, देन विलेज रोड्स। अब ये क्या क्या है, तो इनकी डिफिनीशंस भी लिखे गए हैं, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो ये आपको समझना है। एक्सप्रेसवे या एक्सप्रेस हाईवे क्या है, इसको थोड़ा देर में समझते हैं, इसको अभी होल्ड रखते हैं, पहले नेशनल हाईवेज क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो लिखा हुआ है कि नेशनल हाईवेज आर मेन हाईवेज, ये मेन हाईवेज है रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री, जो देश है हमारा उसके लेंथ और ब्रेड्थ में ओवरऑल ये रन कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं नेशनल हाईवेज। ठीक है, दे आर कनेक्टिंग मेजर पोर्ट्स, जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, फॉरेन हाईवेज जो है, जो स्टेट की राजधानियां हैं, कैपिटल्स हैं, लार्ज इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट सेंटर्स, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल या टूरिस्ट सेंटर्स हैं, इनको कनेक्ट कर रहे हैं। ये कई बार मैच द फॉलोइंग में सीधा पूछ लेता है, इधर लिख देगा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे इस तरीके से, और इधर लिख देगा उनकी डिफिनीशन, या कई बार पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड, या कैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ नेशनल हाईवे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। नेशनल हाईवे क्या है, तो जो पूरे देश में रन कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, एक स्टेट के जो बोल सकते हो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उनको बाकी दूसरे स्टेट से कनेक्ट कर रहा है। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री दे आर द मेन हाईवेज दैट आर रनिंग, कनेक्टिंग मेजर पोर्ट्स, जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, फॉरेन हाईवेज जो है, स्टेट कैपिटल्स जो है, जो स्टेट की राजधानियां है, इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट जो प्लेसेज है इंपॉर्टेंट, उनको ये कनेक्ट कर रहा है। जो स्टेट हाईवेज है ये विद इन द स्टेट है, ये एक ही स्टेट के अंदर रन कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर्स दोनों के सेम है, पर देखो थोड़ा सा इनमें अंतर है, ये स्टेट मैनेज कर रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है। तो स्टेट हाईवेज आर आर्टीरियल रूट्स, ये आर्टीरियल रूट्स है। आर्टरी और वेन आपको पता होगा, आपके पूरी बॉडी में जैसे फैली हुई है ना, ऐसे स्टेट में पूरी बॉडी में धमनी जो बोल सकते हो, या सिरा, जो आपकी आर्टरी जो उस तरीके से फैली हुई है, तो इसको आर्टीरियल रोड्स बोल रहे हैं। दीज आर आर्टीरियल रोड्स ऑफ अ स्टेट लिंकिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स है एक स्टेट के अंदर, उनको लिंक कर रहा है। एंड इंपॉर्टेंट सिटीज, जो इंपॉर्टेंट सिटीज है विद इन द स्टेट, जो स्टेट के अंदर इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको कनेक्ट कर रहा है। और कनेक्टिंग देम विद नेशनल हाईवे ऑफ द नेबरिंग स्टेट, जो पड़ोसी के स्टेट्स हैं उनके नेशनल हाईवे से भी ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं एमडीआरस, दे आर इंपॉर्टेंट रोड्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर की इंपॉर्टेंट रोड्स है। एक जिला जो है, जनपद जिसको बोलते हो, उसके अंदर की ये इंपॉर्टेंट रोड्स है। सर्विंग एरियाज ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की एरिया है, सॉरी सर्विंग एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के एरियाज है, एंड मार्केटिंग एंड कनेक्टिंग दीज विद ईच अदर और विद द मेन हाईवेज। तो एमडीआरस क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में ही रन कर रही है, सर्विंग जो एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग है, एंड इट इज कनेक्टिंग दीज प्लेसेज विद ईच अदर और विद द मेन हाईवेज। ओडीआर जो है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, दे आर रोड्स सर्विंग रूरल एरियाज, ये जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, उनको सर्व कर रहे हैं, ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम विद आउटलेट्स टू तालुका, तहसील हेडक्वार्टर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स एंड अदर मेन पॉइंट्स। तो ये क्या है, जो बोल सकते हो कि दीज आर रोड्स जो कि रूरल एरियाज में फैली हुई हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो इंटीरियर प्लेसेज हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, जो एरियाज ऑफ प्रोडक्शन है, एंड प्रोवाइडिंग देम विद आउटलेट्स टू तालुका, तहसील हेडक्वार्टर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स एंड अदर मेन पॉइंट्स। सो दीज आर डिफिनीशंस, ये डिफिनीशंस भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो। और ये जो हायरार्किकल नेटवर्क है, ये भी आप इस डिफिनीशन से आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट
अगर मैं ऐसे भी डिफाइन करना चाहूं तो देखो, मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि जो रूरल हाईवेज हैं उनको एक तरफ मैं लिख रहा हूं, रूरल हाईवेज, रूरल हाईवेज, रूरल का मतलब ग्रामीण, ग्रामीण इलाके में जो हाईवे चल रहे हैं। जो नेशनल हाईवेज हैं, जो स्टेट हाईवेज हैं, ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल हाईवेज। इन हाईवेज को हम रूरल हाईवे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ दीज हाईवेज आर पासिंग थ्रू द रूरल एरियाज। अगर मान लो कोई नेशनल हाईवे में लेता हूं, सपोज करो चंडीगढ़ से दिल्ली का नेशनल हाईवे है, तो ये चंडीगढ़ में या दिल्ली में बहुत कम इसकी लेंथ है। जो मेजर पार्ट, मेजर पोर्शन ऑफ दिस हाईवे है, वो तो बीच के ग्रामीण इलाके से पास कर रहा है ना। दैट्स व्हाई दीज रोड्स आर कॉल्ड एज रूरल हाईवेज। तो ये क्लासिफिकेशन रूरल हाईवेज का ही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं रूरल हाईवेज को क्लासिफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे सुपीरियर टाइप की जो रोड है उसको मैं एक्सप्रेस वे बोल सकता हूं, देन नेशनल हाईवे, देन स्टेट हाईवे, देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, देन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको ओडीआर बोल रहा हूं, और उसके बाद विलेज रोड्स। विलेज रोड्स क्या है? तो विलेज रोड्स आर कनेक्टिंग विलेजेज या ग्रुप ऑफ विलेजेज विद ईच अदर। गांव में जो बिल्कुल छोटी छोटी सड़कें होती हैं, एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट कर रही है, एक ग्राम पंचायत को दूसरे ग्राम पंचायत से कनेक्ट कर रही है, बिल्कुल ऐसे जो रोड्स हैं विद इन द विलेजेज, उनको विलेज रोड्स बोल रहे हैं। एक्सप्रेस वे सबसे सुपीरियर, उसके बाद नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर एंड विलेज रोड्स। सिमिलरली जो अर्बन हाईवेज हैं उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो अर्बन हाईवेज हैं, या इसको कई बार बोलते हैं नॉन रूरल, नॉन रूरल रोड्स, इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दे कैन बी क्लासिफाइड एज, दे कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सप्रेस वे। इसमें भी डाल सकते हैं, देखो एक्सप्रेस वे इधर भी है और इधर भी है, इट कैन बी पुट इन बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेस वे। उसके बाद मैं बोल सकता हूं आर्टीरियल रोड्स, आर्टीरियल रोड्स जो वही आर्टरी के जैसे फैली हुई है पूरे शहर में। देन सब आर्टीरियल रोड्स, इनके जो ब्रांचेस निकल रहे हैं इनको बोल रहे हैं सब आर्टीरियल रोड्स, सब आर्टीरियल रोड्स। और फिर लास्ट में आई कैन से, यू कैन से कलेक्टर स्ट्रीट्स, कलेक्टर स्ट्रीट्स, कलेक्टर स्ट्रीट्स मतलब जो कलेक्ट कर रहे हैं, इनसे भी जुड़े हुए जो स्ट्रीट्स हैं उनको बोल रहे हैं कलेक्टर स्ट्रीट्स। और लास्ट में बोल सकते हैं लोकल स्ट्रीट्स। तो इस तरीके से जो अर्बन रोड्स हैं उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस वेज को दोनों में रखा है, आर्टिलियर रोड्स, सब आर्टिलियर रोड्स, फिर कलेक्टर स्ट्रीट्स, और लास्ट में लोकल स्ट्रीट्स। अब इसको समझो ऐसे, जैसे मान लो कोई एरिया है, उससे एक मेन आर्टेरियल स्ट्रीट जा रही है, इससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं जो और मोहल्लों वल्लों में जा रही हैं और किसी ब्लॉक या सेक्टर को कनेक्ट कर रही हैं, इनको सब आर्टेरियल रोड्स बोल रहे हैं। इनसे भी जो छोटी छोटी रोड्स निकल रही हैं इनको कलेक्टर स्ट्रीट्स बोल रहे हैं। इनमें अलग अलग सेक्टर्स या जैसे भी डिवीजन है, ब्लॉक्स हो सकते हैं या मोहल्ले हो सकते हैं, या यू कैन से कुछ लोग यहाँ पे पॉपुलेशन रह सकती है। फिर इनसे भी जो रोड्स निकल रही हैं, इन जो कलेक्टर स्ट्रीट्स हैं, इनसे भी जो रोड निकल रही है फाइनल जो कि बिल्कुल घरों तक पहुंच रही हैं, उनको हम बोल रहे हैं लोकल स्ट्रीट्स। ये आपके मोहल्ले वाली सड़क है, ये मोहल्ले को आसपास के ब्लॉक से कनेक्ट करने वाली सड़क है, ये ब्लॉक को, कई सारे ब्लॉक्स को देखो कनेक्ट करने वाली रोड है, और ये शहर में लंबी लंबी रोड्स जो दौड़ रही हैं पूरे शहर में जो फैली हुई है उनको आर्टीरियल रोड्स बोल रहे हैं। आर्टीरियल के बाद सब आर्टीरियल, और सब आर्टीरियल के बाद कलेक्टर स्ट्रीट्स, एंड देन लोकल स्ट्रीट्स। एक्सप्रेस वे को देखो मैंने दोनों में ही रख दिया है, चाहे वो रूरल हाईवेज है चाहे वो अर्बन हाईवेज है, आई कैन पुट इट इन बोथ ऑफ दीज। तो ये क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट के रखना है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब अब एक और काफी फेमस क्वेश्चन है कि जो एक्सप्रेस वेज होते हैं और नेशनल हाईवेज होते हैं उनमें क्या फर्क है। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेस वेज को मैंने अलग से शो किया है कि एक्सप्रेस वेज क्या होते हैं। तो ये जो एक्सप्रेस वेज होते हैं, देखो ये सबसे सुपीरियर टाइप की रोड्स होती हैं। सुपीरियर टाइप की रोड्स का मतलब कि इनकी डिजाइन स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इनमें जो फ्रीडम टू ड्राइवर फॉर मूवमेंट है वो सबसे बेहतर होता है, इनमें जो एक्सेस कंट्रोल है वो सबसे बेहतर होता है। अगर मैं एक एक्सप्रेस वे की बात करूंगा, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, तो देखो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कनेक्टिविटी ऑफर कर रहा है। जैसे मुंबई एक जगह है और पुणे एक जगह है, तो मुंबई और पुणे को स्पेशली कनेक्टिविटी ऑफर कर रहा है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। जैसे दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे दिल्ली को आगरा से कनेक्ट कर रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आगरा को लखनऊ से कनेक्ट कर रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इस तरीके के डेस्टिनेशंस को या सेंटर्स को कनेक्ट करते हैं।
इनमें एक्सेस कंट्रोल बहुत बेहतर होता है। एक्सेस कंट्रोल बहुत बेहतर होने का मतलब कि कहीं से भी एंट्री और एग्जिट परमिटेड नहीं होती है। निश्चित जगह होती हैं जहां से कोई एंट्री कर सकता है इन रोड्स पे, और निश्चित जगह होती है जहां से कोई इन रोड्स पे एग्जिट करता है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे भी घुस जा रहा है, कोई कहीं से भी निकल जा रहा है। जबकि नेशनल हाईवे में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। नेशनल हाईवे में इस तरीके का एक्सेस कंट्रोल नहीं है। वहां पे लोग कहीं से भी एंटर कर जाते हैं और कहीं से भी एग्जिट कर जाते हैं। तो जब अगर कहीं से एंटर करेंगे, कहीं से एग्जिट करेंगे, तो जो ट्रैफिक मूव कर रहा है रोड पे, जो ड्राइवर रोड पे गाड़ी चला रहा है, उसकी फ्रीडम बोल सकते हो इंटरप्ट होगी, उसको मूवमेंट में डिस्कंफर्ट आएगा। इसके हिसाब से उसकी लेवल ऑफ सर्विस कुछ रिड्यूस कर जाएगी। अब ये टर्म आपको पता नहीं होगा, आगे बताऊंगा लेवल ऑफ सर्विस के बारे में। बट आई होप कि आपको एक आइडिया आया है कि फर्क क्या है। जो एक्सप्रेसवेज हैं, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में सुपीरियर रोड्स प्रोवाइड की जा रही हैं, बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें एक्सेस कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। ये हाई स्पीड मूवमेंट के लिए डिजाइन की जाती हैं। इनमें जनरली हम स्लो मूविंग व्हीकल्स को इग्नोर करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। और ये जो रोड्स हैं, इन रोड्स की डिजाइन स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। यहां पे देखो जैसे कुछ फीचर्स लिखे हैं। तो एक्सप्रेस बेस क्या है? हैवी ट्रैफिक एट हाई स्पीड मूव करता है। डिजाइन स्पीड इसकी 120 kmph रखते हैं। लैंड विड्थ 90 मीटर। अभी ये लैंड विड्थ आपको पता नहीं है, आगे बताऊंगा तो समझ आएगा। पर लैंड विड्थ भी यहाँ पे हमने ज्यादा रखा हुआ है, 90 मीटर के आसपास। फीचर्स क्या है इसके? तो फुल एक्सेस कंट्रोल होता है यहाँ पे। फुल एक्सेस कंट्रोल मतलब बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है कि कोई कहां से एंट्री करेगा और कोई कहां से एग्जिट करेगा। कनेक्ट्स मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रैफिक जनरेशन। जो मेजर पॉइंट्स है ट्रैफिक जनरेशन के, उनको कनेक्ट करता है। नो स्लो मूविंग ट्रैफिक इज अलाउड। कोई भी स्लो मूविंग ट्रैफिक अलाउड नहीं है यहाँ पे। नो लोडिंग, अनलोडिंग एंड पार्किंग। कोई लोडिंग नहीं हो रही है, अनलोडिंग नहीं हो रही है, और कोई पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। सो दीज आर द मोस्ट सुपीरियर टाइप ऑफ रोड्स। ठीक है, आई होप कि समझ आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की फोटो है। दिस इज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये देख के आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके की रोड्स होती हैं ये। नाउ देयर आर 320 ईयर रोड प्लान्स। तो इनका कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ जैकर कमेटी आपको याद रखना है। देयर आर 4 रिकमेंडेशन। पहला रिकमेंडेशन क्या था? कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा रिकमेंडेशन क्या था? कि देयर शुड बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड। दैट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929 आफ्टर 2 years ऑफ दैट कमिटी मीटिंग, एंड दैट वाज सेंट्रल रोड फंड। ठीक है, फिर तीसरा गाइडलाइन इन्होंने दिया कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर, यू कैन से, गिविंग गाइडलाइन रिगार्डिंग टू क्वालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया। इसके लिए आईआरसी का गठन किया गया इन 1934। जो आईआरसी है, आईआरसी ने सबसे पहला प्रपोजल जो लेके आया वो यू कैन से फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान के थ्रू लेके आया। तो इन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, और ये बेसिकली गवर्नमेंट को एक तरीके से कंसल्ट करता है और उनको प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए यू कैन से आइडियाज देता है। तो पहली बार इंडिया में फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान आईआरसी की कहने पे आया, जो कि मीटिंग हुई नागपुर में। फर्स्ट मीटिंग हुई नागपुर में, तो इसीलिए इसको नागपुर रोड प्लान भी बोलते हैं। 20 ईयर रोड प्लान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए 20 ईयर्स का टाइम मांगा गया, कि 20 ईयर्स में हमारा ये टारगेट है कि कुछ तरीके से इतनी रोड्स को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कंप्लीट हो गया, तो दूसरा 20 ईयर रोड प्लान आया। अगेन इसकी जो मीटिंग है, दैट मीटिंग वाज हेल्ड इन बॉम्बे या मुंबई आज के टाइम पे जिसको बोल रहे हैं, तो इसको इसीलिए बॉम्बे रोड प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था, दैट मीटिंग वाज हेल्ड इन लखनऊ, तो इसलिए इसको लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं। जो आईआरसी पहली बार जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो, तो पहली मीटिंग हुई 1943 में। 1942-43 में यह वर्क हुआ। तो जो पहला 20 ईयर टेन्योर है वो 1943 से 1963, ये 20 साल का है। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं यहाँ पे लिखे हैं, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको बहुत डिटेल पढ़ना है, करना है दोस्तों, बुक खोल के आप पढ़ सकते हो, इतनी डिटेल रिक्वायरमेंट है नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे, यहाँ पे ये हमने मेंशन किया हुआ है। जो टारगेट डेंसिटी थी, टारगेट डेंसिटी मतलब कितनी रोड ये कंस्ट्रक्ट करेंगे 20 सालों में, इनका टारगेट क्या था? तो दैट टारगेट डेंसिटी वाज 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एटलीस्ट 16 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट करनी है। देन इन्होंने जो ये डिजाइन के लिए पैटर्न चुना या रोड नेटवर्क चुना, दैट रोड नेटवर्क वाज स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो नागपुर रोड प्लान था, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था, उसमें रोड नेटवर्क किस तरीके का चूज किया गया था? तो इसमें स्टार एंड ग्रिड पैटर्न चूज किया गया। ठीक है, जो डेवलपमेंट अलाउंस दिया गया वो 15% का दिया गया। लेंथ ऑफ एक्सप्रेस वे यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा गया, एक्सप्रेस वे की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई।
और जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स था इसमें, तो वो उसी तरीके से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर एंड विलेज रोड्स इस तरीके से क्लासिफाई किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान है, ये जो टारगेट डेंसिटी थी ये अचीव हो गई बिफोर 20 ईयर्स इटसेल्फ। तो 20 साल पूरे होने से पहले ही, इनफैक्ट 2 साल पहले ही इन्होंने अपनी टारगेट डेंसिटी अचीव कर ली। टारगेट डेंसिटी तो इन्होंने अचीव कर ली, हालांकि जो ओवरऑल लेंथ ऑफ यू कैन से नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन था वो कम था, लेकिन इन्होंने अपनी टारगेट डेंसिटी अचीव कर ली। तो इसलिए अगला जो 20 ईयर रोड प्लान है, देखो वो 63 से नहीं स्टार्ट हो रहा है बल्कि 61 से स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी टारगेट डेंसिटी 2 साल पहले ही अचीव कर ली। तो 1961 से 1981 के बीच में सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान है। द मीटिंग वाज हेल्ड इन बॉम्बे, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज बॉम्बे रोड प्लान। इसमें टारगेट डेंसिटी बढ़ा के 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, यहां पे यही सेम रोड, मतलब कोई पैटर्न इस तरीके का नहीं दिया गया, आप बोल सकते हो सेम पैटर्न को अडॉप्ट किया गया। डेवलपमेंट अलाउंस 5% रखा गया, और यहां पे जो एक्सप्रेस वे की लेंथ है वो 1600 किलोमीटर की लेंथ कंस्ट्रक्ट की गई। जो डिवीजन है, दैट डिवीजन इज स्टिल सेम, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर एंड विलेज रोड्स। आफ्टर दैट हर 20 ईयर रोड प्लान आता है, जहां पे मीटिंग लखनऊ में हुई, इसकी वजह से इसको लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं। ये 81 में खत्म हुआ, ये 81 में स्टार्ट होता है 1981 से 2001 तक। यहाँ पे जो टारगेट डेंसिटी है दैट वाज केप्ट 80 मीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे पैटर्न चेंज किया गया। जो रोड नेटवर्क है दैट वाज अडॉप्टेड टू बी स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न। ये याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगेन डेवलपमेंट अलाउंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस बेस की लेंथ 2000 किलोमीटर की कंस्ट्रक्ट की गई। और अब जो डिवीजन है वो देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के फॉर्म में किया गया। प्राइमरी के अंदर एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को रखा गया, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को, और टर्शरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स को, या जिनको रूरल रोड्स, इन दोनों को मिला के, देखो यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में रूरल रोड्स, ओडीआर और वीआर दोनों को मिला के रूरल रोड्स भी बोलते हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी आ जाते हैं। तो स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न के हिसाब से कुछ फॉर्मूले डेवलप किए गए, वो फॉर्मूले इंपेरिकल यहां पे लिखे गए। तो लेंथ ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, क्या लेंथ ऑफ रोड है? तो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे बोला गया इन किलोमीटर्स, चूंकि ये इंपेरिकल फॉर्मूले हैं। आई होप कि आपको पता है इंपेरिकल का मतलब क्या होता है, आपको यूनिट्स का स्पेशल ध्यान रख के चलना है यहाँ पे। तो ये जो लेंथ है नेशनल हाईवे की, दिस वाज केप्ट एरिया बाई 50, एरिया बाई 50। ठीक है, जो लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे है वो कितना रखा गया? तो इससे डबल, मतलब एरिया डिवाइड बाई 25, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर दूसरा एक फॉर्मूला दिया गया 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। इन दोनों फॉर्मूले से हम निकालेंगे, जो भी ज्यादा आएगा लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे उसको हम चूज करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 2 शुड बी अडॉप्टेड। जो लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इनके लिए फॉर्मूला दिया गया, फर्दर इसको डबल कर दिया गया, देखो 25 हो गया और ये 12.5 हो गया। तो एरिया डिवाइड बाई 12.5, या फिर एक और फॉर्मूला दिया गया 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा दैट विल बी चूजन, दैट विल बी अडॉप्टेड एज लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे का फॉर्मूला क्या है? एरिया बाई 50। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे का फॉर्मूला क्या है? एरिया बाई 25, या फिर 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या रखी गई? एरिया बाई 12.5, या फिर 19 टू नंबर ऑफ टाउन्स। इनमें से जो ज्यादा आएगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा। और टोटल लेंथ ऑफ रोड, मतलब ओवरऑल जो रोड की लेंथ है वो निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं 4.7 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, या फिर रोड डेंसिटी इंटू एरिया किलोमीटर स्क्वायर में। रोड डेंसिटी क्या है? किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर, कितनी किलोमीटर की रोड लेंथ कंस्ट्रक्ट की गई है पर किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। इस तरीके से तो पीछे लिखा है ना, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, लाइक दैट। तो देखो ये लेंथ ऑफ रोड दे रहा है, लेंथ का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो इस तरीके से टोटल लेंथ ऑफ रोड निकाल सकते हो। लेंथ कैसे निकालेंगे? 4.7 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, या फिर रोड डेंसिटी इंटू एरिया किलोमीटर स्क्वायर में। इस पे एक न्यूमेरिकल भी देखो बुक से लिया हुआ है मैंने, ये क्वेश्चन करके आपको और बेहतर आइडिया आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है उसका एरिया कितना है? 3,08,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है 308,000, 3,08,000 किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ महाराष्ट्र। जो नंबर ऑफ टाउन्स है स्टेट में वो 276 काउंट किए गए। नंबर ऑफ विलेजेस जो स्टेट में है वो 41,833, 43,833 काउंट किया गया।
बोला गया फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ऑल रोड्स अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। जो सारी रोड्स हैं उनकी लेंथ निकालो एज पर द थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। ये जो फॉर्मूले हैं ये रेक्टेंगुलर और ग्रिड पैटर्न के हिसाब से डिराइव किए गए हैं। दे आर ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। जब आप बुक खोल के देखोगे तो अलग रोड जो 20 ईयर रोड प्लान है उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल आपको याद रखना है तो बस इतना ही याद रख सकते हैं आप। देन यहां पे देखो निकाल सकते हैं हम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे का फॉर्मूला। हमने क्या लिखा था अभी, एरिया डिवाइडेड बाई 50। एरिया कितना है, 3,08,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो देखो 380,000, 38 ये जो एरिया है डिवाइड बाई 50 किया तो 61 और 60, 6,160 किलोमीटर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आया। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे जब निकाला तो एरिया डिवाइड बाई 25 किया, 12,320 किलोमीटर आया। इसका डबल कर दिया, या फिर 62.5 इंटू नंबर ऑफ विलेजेस, सॉरी नंबर ऑफ टाउन्स, 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो नंबर ऑफ टाउन्स इज 276, ये 62.5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6160, तो ये निकल के आया 11,090 किलोमीटर। इस तरीके से लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे कैलकुलेट किया। इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा उसको हम लिखेंगे। मैक्सिमम क्या निकल के आया है यहाँ पे, तो यहां से निकल के आया है 11,090, यहां से निकल के आया 12,320, तो आगे हम इसको लेके चलेंगे 12,320 किलोमीटर। देन लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कैलकुलेट किया गया कैसे, एरिया डिवाइड बाय 12.5 या फिर 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। सेम ये इंपेरिकल फॉर्मूले आपको याद रखना है और कोई तरीका नहीं है। देखो 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स या फिर एरिया डिवाइड बाय 12.5, इस फॉर्मूले को यूज किया गया। तो यहां पे देखो एरिया को डिवाइड किया 12.5 से, ये 24,640 किलोमीटर निकल के आया, या फिर 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स किया तो ये 24,840 किलोमीटर निकल के आया। कौन सा चूज करेंगे, जो वैल्यू ज्यादा होगी, मैक्सिमम ऑफ टू विल बी अडॉप्टेड। यहां पे ये चूज किया गया, यहां पे ये। फिर टोटल लेंथ ऑफ रोड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4.7 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स प्लस, देखो यहां पे लिखा हुआ है 4.7 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेज और रोड डेंसिटी इंटू एरिया किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहां पे लिखा देखो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रोड, तो 4.7 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स कितना है 276 और नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं 41833, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये निकल गया 199,596.6 किलोमीटर। या फिर कैसे निकाल सकते हैं, रोड डेंसिटी इंटू एरिया से आप करके देखना। अभी चूंकि यहाँ पे डेंसिटी दी नहीं गई है, वैसे तो आपको याद है वहां से निकाल सकते हो, बट दिस वैल्यू विल बी हायर, यही हमने चूज किया है। तो ये टोटल लेंथ ऑफ रोड निकल के आ गया। अगर मैं लेंथ ऑफ रूरल रोड्स की बात करूं, अभी पीछे बताया था रूरल रोड मतलब ओडीआर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड एमडीआर। नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ये सब है। इन दोनों को हम बोलते हैं यू कैन से रूरल रोड्स। दीज टू आर कॉल्ड एज रूरल रोड्स। तो इनको साथ में हम बोल रहे हैं रूरल रोड्स। तो अगर केवल और केवल रूरल रोड्स की लेंथ निकाले, मतलब ओडीआर प्लस विलेज रोड मिला के, तो ये निकल के आएगा टोटल लेंथ माइनस, टोटल लेंथ ये निकल के आया माइनस जो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे है, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे है और लेंथ ऑफ जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये वैल्यू इतनी निकल के आती है। अच्छा, एक और चीज यहां से आपको सीखने को मिल रहा है कि जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा अच्छी नेशनल हाईवे की है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कंट्री में देखोगे तो लेंथ सबसे कम होगी नेशनल हाईवे की। अगर मैं नेशनल हाईवे इनमें ही बात कर रहा हूं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर और वीआर, या आप एक्सप्रेस वे भी रख लो, तो जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है ना, उसकी रोड आपको वो ज्यादा मिलेगी नहीं देखने को। ज्यादा जो यू कैन से किलोमीटर्स ऑफ रोड है इंडिया में, वो विलेज रोड से या रूरल रोड से हैं। जैसे जैसे रोड की हायरार्की में आप ऊपर आओगे, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी, सुपीरियरिटी बढ़ेगी, जो लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो इस तरीके क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रोड पैटर्न्स। बताइए समझ आया कि नहीं है? समझ आया इतना? यस सर। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इज रोड पैटर्न। इसको आप खुद से पढ़ लेना, थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं, थ्योरी है, इसको आप खुद से पढ़ना। इन्वायरमेंट वगैरह में भी इन चीजों को आप पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा इस पे हम टाइम नहीं दे रहे हैं। रोड पैटर्न कैसे है, तो अलग अलग रोड पैटर्न है। पहला है डेड एंड सिस्टम या ट्री सिस्टम, दूसरा है रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न, इसका एग्जांपल है चंडीगढ़, ये आपको याद रखना है। रेडियल और स्टार पैटर्न, ये एक तीसरा है।
टाइप ऑफ पैटर्न या रोड पैटर्न, रेडियल और स्टार सर्कुलर पैटर्न, एग्जांपल दिल्ली कनॉट प्लेस जो है, सीपी जिसको बोलते हो। रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न, एग्जांपल जैसे नागपुर रोड प्लान में इसको हमने चूज किया है। हेक्सागोनल पैटर्न, मिनिमम ट्रबल पैटर्न, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स। बुक से आप इसको पढ़ सकते हो या आगे इसकी थोड़ी थ्योरी मेंशन्ड है, ये आपको खुद से पढ़ना है। जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको दे दे रहा हूं, है क्या। देखो, डेड एंड या ट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप पेड़ लगाओ एक, मान लो ये एक मैंने पेड़ लगाया, तो इसमें होता क्या है, अपने आप से ब्रांचेस निकलती हैं। एक टहनी निकली, ब्रांच निकली, उससे एक और ब्रांच निकली, उससे एक और ब्रांच निकली, उससे एक और ब्रांच निकली। तो जो हमारे यहाँ पुराने शहर हैं वो भी इसी तरीके के सिस्टम को फॉलो करते हैं। दे आर बेसिकली नॉट प्लान्ड, अनप्लान्ड सिटीज हैं। देखो, जहां पे लोग बसेंगे वहीं पे आपको फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, जहां पे लोग रहेंगे वहीं पे आपको रोड बिछानी पड़ेगी, वहीं पे आपको वाटर लाइन या पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, वहीं पे आपको सीवर लाइन बिछानी पड़ेगी। सारी फैसिलिटीज आप वहीं पे दे रहे हो। तो जैसे लोगों का डेवलपमेंट होता है, जैसे बोल सकते हो शहर का डेवलपमेंट होता है, सिटी का डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट है अनप्लान्ड सिटी की, जो जहां से आए लोग बसते गए, जहां उनको जगह मिली लोग बसते गए, शहर बनता गया, ऐसे अनप्लान्ड सिस्टम को हम बोलते हैं ट्री सिस्टम या डेड एंड सिस्टम। डेड एंड सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहां पे डेड एंड हो जा रहा है, इसके बाद फिर कहीं सर्कुलेशन नहीं है, यहां पे आने के बाद आपको वापिस ही जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेड एंड सिस्टम। तो इसको बोला अनप्लान्ड सिटी या डेड एंड सिस्टम। अब कोई ऐसे अनप्लान्ड सिटी होगी, जैसे बनारस है, जैसे इलाहाबाद है, जैसे लखनऊ है, जो पुराने शहर है इंडिया में, वो ऐसे ही है, कोई पैटर्न उनमें फॉलोड नहीं है। लोग आते गए, लोग बसते गए, घर बनाते गए, जैसे लोग बसते गए वैसे शहर का विकास होता गया, और जैसे जैसे शहर का विकास होता गया वैसे वैसे जहां जहां लोग हैं हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड करते गए। हम मतलब सिविल इंजीनियर्स फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते गए। तो इस तरीके का जो सिस्टम है इसको बोल रहे हैं डेड एंड सिस्टम। दूसरा है रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न। नाउ दिस इज प्लान्ड पैटर्न, दिस इज वन टाइप ऑफ प्लान्ड सिटी। प्लान्ड मतलब इसमें प्रॉपर प्लानिंग करके शहर को बसाया गया है। जैसे चंडीगढ़ इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। चंडीगढ़ या जो पुरानी शहर है, जैसे कल आपको बता रहा था मैं मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो भी इसी तरीके के सिस्टम से बसाया गया है। इसमें क्या किया गया, इसमें अब इसको बहुत अच्छे से यहां आप नहीं समझ पाओगे, जब आप वाटर ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप लोगों ने सुना ना हो वो सारे टर्म्स, वाटर ट्रीटमेंट से आप परिचित ना हो, तो वहां पे आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। पर देखो बेसिक आइडिया क्या है, चंडीगढ़ कैसे बसा हुआ है, तो चंडीगढ़ कुछ ऐसे बसा हुआ है। देखो, एक सेक्टर है, दो सेक्टर है, ये सेक्टर्स है, एक दो तीन चार, चार पांच छह, इस तरीके से सेक्टर्स बसते गए। ये एक सेक्टर है, ये अगला 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 सेक्टर है, समथिंग लाइक दिस। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर। सेक्टर्स को ब्लॉक बोल सकते हो आप। बिल्टअप एरिया मतलब बसाया गया शहर, जिसको ब्लॉक बोल रहे हो, सेक्टर बोल रहे हो। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग की गई है। देखो, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। यहाँ पे लोगों के घर हैं, मोहल्ले हैं, इनमें रोड्स इस तरीके से रन कर रही हैं, इनमें रोड्स इस तरीके से रन कर रही है। जहां से रोड जा रही है वहीं से कुछ पाइपलाइन जा रही होंगी, सीवर लाइन जा रही होंगी, तो सेम वही नेटवर्क पाइपलाइन और सीवर लाइन का भी होगा। भाई जो शहर में सरकार की जमीन है वो क्या है, यही जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड रोड का एरिया वहीं पे है। तो कोई सा भी डेवलपमेंट करना होता है वहीं पे करते हैं। तो इस तरीके से जो एक प्लान्ड सिटी है, जिसमें कि अलग अलग ब्लॉक्स में लोगों को बसाया गया है, बिल्टअप एरियाज बनाए गए हैं, शहर बसाया गया है, इसको बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न। अब यहां पे देखो डेड एंड्स एलिमिनेट हो गए। अब यहां पे अगर आप फंस जाते हो तो आप इधर से निकल सकते हो, इधर से निकल सकते हो। मतलब एक ही पॉइंट पे पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते हैं, एक ही पॉइंट पे आप एक से ज्यादा रास्तों से पहुंच सकते हो। पहले एक पॉइंट तक जाने का एक ही रास्ता था, पर अब एक किसी पॉइंट पे पहुंचने के मल्टीपल रास्ते हैं। आप इधर से आ सकते हो, आप इधर से आ सकते हो, आप इधर से आ सकते हो, आप इधर से आ सकते हो। तो इसकी वजह से डेड एंड्स एलिमिनेट हो गए। इसकी वजह से जाम या बोल सकते हो कंजेशन की सिचुएशन यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, दुर्घटना होती है, तो लोग अपने रूट को डाइवर्ट कर लेंगे, किसी दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, उधर जाएंगे नहीं। तो इस तरीके से जाम वगैरह की पॉसिबिलिटी रिड्यूस जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्रेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, अगर मान लो डायगोनल है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो आप इस तरीके से घूम के जा रहे हो,
तो लेंथ ऑफ ट्रेवल तो बढ़ गया है, लेकिन डेड एंड्स एलिमिनेट हो गए हैं, जाम या कंजेशन की प्रॉब्लम एलिमिनेट हो गई है। ये ब्लॉक पैटर्न है या रेक्टेंगुलर पैटर्न है। चंडीगढ़ जो शहर है, ये एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था ली कार्बूजियर, उन्होंने इसको बसाया हुआ था, ये उनकी प्लानिंग है, ठीक है। देन स्टार और रेडियल और स्टार पैटर्न, तो ये देखो यहां पे रेडियल या स्टार पैटर्न शो किया गया। इसमें क्या है, ये कोई सेंट्रल बिजनेस एरिया है, कोई जैसे आपको ये कई बार जैसे मोराको में चले जाओ या आप रसिया में चले जाओ, ऐसे जो कंट्रीज हैं, तो आपको ऐसा नेटवर्क देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई कैथेड्रल है या फिर कोई लाइक इंपॉर्टेंट मॉस्क है, और इससे अलग अलग इस तरीके से रोड्स निकल रही है, रोड्स निकल रही है, रोड्स निकल रही है, रोड्स निकल रही है, और इन एरियाज में, ये जो बीच के इलाके हैं ना, इनमें रेजिडेंशियल बिल्टअप एरिया बसाए गए हैं। तो ये जो इस तरीके का सिस्टम है, इसको बोल रहे हैं हम रेडियल या स्टार पैटर्न। मतलब एक मेन एरिया है, सेंट्रल मार्केट एरिया, सेंट्रल बिल्टअप एरिया, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस, कैन बी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट, कैन बी इंपॉर्टेंट यू कैन से मार्केट, या कोई और इस तरीके का एरिया हो सकता है। और इससे रेडियल दिशा में, रेडियल का मतलब समझते ही होंगे, अलग अलग दिशाओं में इन रेडियल डायरेक्शन नंबर ऑफ रोड्स रन कर रही हैं, और जो ये बीच का एरिया है, इनको बिल्टअप एरिया बनाया गया। मतलब यहाँ पे घर बसाए गए, सेक्टर्स बसाए गए, ये जैसे यहाँ पे देखो कुछ घर बसाए गए, इस तरीके से डेवलपमेंट किया गया। तो ये जो डेवलपमेंट है, इस तरीके का जो नेटवर्क है, इसको बोल रहे हैं हम रेडियल और स्टार पैटर्न। These lines, these roads are radial या फिर like a star, that's why it is called as radial या star pattern। रेडियल या स्टार पैटर्न का एक और मॉडिफिकेशन है, जिसमें हमने बोला रेडियल और स्टार सर्कुलर पैटर्न। तो यहां पे देखो रेडियल लाइंस तो है, these roads रेडियल रोड्स आर देयर, these are radial roads, these are radial roads, these are radial roads, these are radial roads। पर ट्रैफिक को स्टैग्नेट होने से बचाने के लिए, कंटिन्यूअस मूवमेंट से बचाने के लिए, इस तरीके से सर्कुलर रोड्स भी है यहाँ पे। तो ये जो सर्कुलर रोड्स हैं, इनके बीच में कहीं एरिया बसाया गया, दीज आर बिल्टअप एरिया, दीज आर बिल्टअप एरिया, दीज आर बिल्टअप एरिया, दिस इज सम इंपॉर्टेंट लोकेशन, सम टूरिस्ट प्लेस, सम रिलीजियस प्लेस, सम एनी अदर मार्केट एरिया। और इस तरीके से जो सिस्टम बनाया गया, इसको बोल रहे हैं रेडियल और स्टार। रेडियल या स्टार एक ही चीज है, सर्कुलर पैटर्न। मतलब रोड जो है वो रेडियल या स्टार डायरेक्शन में भी है, एज वेल एज दे आर सर्कुलर। तो ऐसे कनॉट प्लेस जो है दिल्ली का सीपी जो बोलते हो जिसको, कनॉट प्लेस, वो इसी तरीके से बसाया गया है। तो वहां पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी लाइक दिस, और बीच में देखो झंडा गड़ा होगा, एक आइलैंड होगा, बड़ा सा यहाँ पे झंडा गड़ा हुआ है, और फिर इस तरीके से रोड्स जा रही हैं, अलग अलग ये सेक्टर्स बसे हुए हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम लाइक दिस, बीच में रोड्स जा रही हैं। तो इस तरीके से दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एज वेल एज सर्कुलर रोड नेटवर्क्स। तो इसको हम बोल रहे हैं रेडियल सर्कुलर पैटर्न। एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। देन रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न। नाउ अगेन रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न क्या है, तो देखो यहाँ पे ये बुक से डायग्राम दिया हुआ है, ये देख के आपको समझ आएगा। अगेन रोड्स आर रेडियल, रेडियल डायरेक्शन में भी रोड्स है, एज वेल एज जो ग्रिड है, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न है, उसको भी चूज किया गया। तो देखो आप सर्कुलर नहीं रह गया, पहले रोड्स ऐसे सर्कुलर थी ना, अब देखो दीज आर स्ट्रेट, दीज आर स्ट्रेट, दीज आर स्ट्रेट। यहाँ पे ब्लॉक्स बिल्टअप एरिया डेवलप किया गया, दीज आर डेवलप्ड एरिया। और रोड्स देखो इस तरीके से भी हैं, इस तरीके से भी, एज वेल एज दीज रेडियल रोड्स आर आल्सो देयर, दीज रेडियल रोड्स आर आल्सो देयर। यहाँ पे कोई फोकल पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट मॉस्क हो सकती है, कैथेड्रल हो सकता है, टेंपल हो सकता है, कोई बिजनेस एरिया हो सकता है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो डेवलपमेंट है इस तरीके से, इसको बोल रहे हैं रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न। मतलब इसमें ग्रिड या ब्लॉक पैटर्न में आबादी को बसाई गई है, और जो रोड्स है वो भी उसी के हिसाब से रेडियल के साथ साथ ग्रिड पैटर्न में भी आ गई है। नाउ दिस इज हेक्सागोनल पैटर्न। यहां पे रोड्स इस तरीके से हेक्सागोनल, दीज आर रोड्स हेक्सागोनल पैटर्न में इस तरीके से डेवलप की गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप यूट्यूब पे सर्च करना या गूगल पे, तो आपको जब वो बर्ड आई व्यू दिखाएगा ना, हेलीकॉप्टर वगैरह से ऊपर से दिखाएगा, ये शहर ऐसे कई सारे बसाए गए हैं, तो आपको देख के बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरीके से कुछ हनी कॉम्ब लाइक हेक्सागोनल पैटर्न में भी रोड्स को डेवलप करते हैं। दीज एरियाज आर बिल्टअप एरिया, यहाँ पे सेक्टर्स है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोगों के मकान है, यहाँ पे मार्केट वगैरह है, और इस तरीके से रोड्स चारों तरफ फैली हुई है। दीज आर कॉल्ड एज हेक्सागोनल रोड पैटर्न। तो ये अलग अलग रोड पैटर्न्स हैं, ये आप खुद से पढ़ लेना। इनके जो बेनिफिट्स हैं, इनके जो ड्रॉबैक्स हैं, ये सब लिखे हुए हैं, खुद से पढ़ लेना। अगर आप और इंफॉर्मेशन चाहते हो, बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये बुक में इतना ही है जो ये लिखा हुआ है, केवल यही इतना बुक में है। सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत एब्सोल्यूट बेस्ट है, कोई बहुत एब्सोल्यूट वर्स्ट है। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, बाकी ये आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि सबके क्या फायदे हैं अलग अलग और क्या नुकसान है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम या मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू सिस्टम। पहले बताइए इतना समझ आया कि नहीं? इतना समझ आया सबको? यस सर। इतनी बातें समझ आई सबको? जी सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम है या मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू सिस्टम है, इसको आपको समझना है। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि दिस सिस्टम इज यूज टू कैलकुलेट ऑप्टिमम रोड लेंथ। एग्जाम का क्वेश्चन, ये सिस्टम हम क्यों यूज कर रहे हैं? ऑप्टिमम रोड लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ रोड। जो यूटिलिटी वैल्यू है ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ रोड पे, पॉपुलेशन पे एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रियल एज वेल एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दोनों ही की बात कर रहे हैं। जो यूटिलिटी वैल्यू है दिस इज टोटल यूटिलिटी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल रोड लेंथ, ये आपको याद रखना है। अब इसको समझते हैं थोड़ा और डिटेल में, इसका मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए ये दो डायग्राम से हम समझेंगे और यहां पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन समझेंगे। देखो यहां पे लिखा है हाउ टू सिलेक्ट यूटिलिटी वैल्यू, इस तरीके से। दिस इज अ क्वेश्चन, एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मेंशन्ड है। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन यही डायग्राम के फॉर्म में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। समझना है, ध्यान समझना है। मान लो ये कोई शहर है, डेवलप हो रहा है। मान लो कोई एरिया है, नया एरिया बस रहा है या पुराना शहर बस रहा है। मान लो एक प्रपोजल आता है गवर्नमेंट के पास कि ओ से डी, ये दो पॉइंट्स हैं, इसको मैं ओरिजिन बोल रहा हूं, इसको डेस्टिनेशन बोल रहा हूं, कोई दो पॉइंट हो सकते हैं। ओ से डी तक जाने के लिए ये चार रूट्स अवेलेबल हैं, एक दो तीन चार, दीज फोर रूट्स आर देयर। तो इन चार रूट्स में मैं कौन सी रोड को सिलेक्ट करूं? मतलब चारों तो बना नहीं सकते भैया, ओ से डी जाने के लिए मुझे एक ही रास्ता बनाना है। बनाना भी होगा अगर चारों तो बाद में बनाएंगे, अभी हमारे पास बजट मान लो एक का ही है। तो इनमें से एक कौन सा चूज किया जाए, मींस विच प्रपोजल शुड बी, यू कैन से डेवलप, शुड बी कंस्ट्रक्टेड। ये लिखा हुआ है देखो, पी क्यू आर एस आर फोर प्रपोजल्स, दीज आर फोर प्रपोजल्स, कॉमा विच, दिस इज नॉट इम्पोजल, विच प्रपोजल शुड बी प्रिफर्ड, कौन सा प्रपोजल प्रिफर करना है। फर्स्ट सिचुएशन, ओ से डी दो पॉइंट है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन, इनके बीच में जाने के, ओ से डी जाने के पी क्यू आर एस चार रास्ते हैं। सरकार अगर आपको बोलती है कि भैया ओ से डी जाने के लिए एक सड़क बनाओ, तो पी क्यू आर एस चारों में से तुम कौन सा चूज करोगे, ये चूज करने के लिए तुमको कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वैल्यू आना चाहिए। दूसरा चीज, मान लो ये कोई एरिया है, अब मैं एक ही पॉइंट से अगले पॉइंट तक जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मींस केवल ओ और डी की बात नहीं कर रहा हूं। देखो इनका ओ डी अलग अलग है, यहां से यहां कोई जाना चाह रहा 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 है। ना दीज आर फोर डिफरेंट रोड्स, इन सबका ओरिजिन और डेस्टिनेशन अलग अलग है। पी रोड है एक, कोई अलग रोड है। ओ और डी भी इनका अलग अलग है, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह के लिए क्यू, चौथी जगह से सॉरी पांचवी से छठवीं जगह के लिए आर। देयर आर फोर प्रपोजल्स। अब सरकार के पास मान लो इतना बजट नहीं है कि चारों एक साथ कंस्ट्रक्ट करे जा सकें, तो इनमें से कौन सा पहले कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। मतलब जरूरत हमारी पी को भी कंस्ट्रक्ट करने की है, जरूरत हमारी क्यू को भी कंस्ट्रक्ट करने की है, जरूरत हमारी आर को भी कंस्ट्रक्ट करने की है, जरूरत हमारी एस को भी कंस्ट्रक्ट करने की है। इन पी क्यू आर एस में कौन सा कंस्ट्रक्शन, कौन सा प्रपोजल प्रिफर करना चाहिए, पहले कौन सा अचीव होना चाहिए। तो नीचे लिखा हुआ है पी क्यू आर एस आर फोर प्रपोजल्स विच शुड बी अचीव्ड फर्स्ट, इनमें कौन सा पहले अचीव करना चाहिए। नाउ इसके लिए आपको अगेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम या मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू आना चाहिए। हम उसी प्रपोजल को प्रिफर करेंगे, इसमें से पीक्यूआरएस में हम उसको चूज करेंगे जिसकी यूटिलिटी वैल्यू ज्यादा होगी, या इनमें से पीक्यूआरएस में हम पहले उसी को अचीव करेंगे जिसकी यूटिलिटी वैल्यू ज्यादा होगी। यूटिलिटी वैल्यू क्या है, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, ये रोड की उपयोगिता के बारे में बता रहा है कि ये रोड कितना यू कैन से यूटिलिटी या सर्विस ऑफर करने वाली है। कैसे यूटिलिटी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, अब ये समझोगे। अभी देखो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे यूटिलिटी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। तो ये एप्टीट्यूड की चीज है। प्रोवाइड अ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ 0.5, आधा कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने आधा लिया है, आप एक दो भी ले सकते हो, पर ये जनरली इसी तरीके से करते हैं। तो प्रोवाइड अ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ 0.5, आधा यूटिलिटी वैल्यू प्रोवाइड करो, किसको? टू द लोवेस्ट पॉपुलेशन, जहां पे पॉपुलेशन सबसे कम है, जो लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज है, उसको आधा यूटिलिटी वैल्यू प्रोवाइड करो। एंड इंक्रीज द यूटिलिटी वैल्यू इन मल्टीपल
ऑफ द पॉपुलेशन एज पॉपुलेशन रेंज इंक्रीजेज। और जैसे जैसे पॉपुलेशन रेंज इंक्रीज करती है, इन मल्टीपल ऑफ पॉपुलेशन यूटिलिटी वैल्यू भी इंक्रीज करते चलो। इसका कहने का मतलब क्या है भाई, पी क्यू आर एस चारों में मैं कौन सा बनाऊंगा, तो जो ज्यादा पॉपुलेशन रेंज को सर्व करने वाली होगी। एक रोड है, जा रही है 100 किलोमीटर की रोड बना दी मैंने, और उसमें उतनी पॉपुलेशन नहीं है, मान लो उसको यूज करने वाले 1 लाख लोग ही हैं। और दूसरी कहीं मान लो मैं 100 किलोमीटर की रोड बनाऊं जहां पे 10 लाख लोग यूज करने वाले हैं। देखो रोड की लेंथ तो सेम है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो सेम है, पर बेनिफिट ज्यादा कौन जनरेट कर रही है, ज्यादा यूटिलिटी कौन सर्व कर रही है, दैट रोड विच इज हैविंग विद मोर पॉपुलेशन विच इज सर्विंग टू ग्रेटर पॉपुलेशन। तो ये बेसिक मतलब यही है कि पॉपुलेशन जहां पे ज्यादा होगी उसको हम वेटेज ज्यादा दे रहे हैं, उस टाउन को, उस विलेज को, उस कस्बे को हम वेटेज ज्यादा दे रहे हैं। और इसीलिए पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी मल्टीपल में, उसी हिसाब से यूटिलिटी वैल्यू को भी हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। फिर जैसे एग्जांपल 0.5, 1, 2, 4 एक्सेट्रा फॉर द प्रपोजल्स गिवन अबव। गिवन अबव क्या, बिलो है। जैसे यहां पे देखो प्रपोजल है पी क्यू, ये सेम क्वेश्चन कंटिन्यूड है, पी क्यू आर एस, दीज आर 4 प्रपोजल्स। जो लेंथ ऑफ रोड है इन चारों प्रपोजल्स में, यहां पे 300 किलोमीटर की है, यहां पे 400 किलोमीटर की है, यहां पे 500 किलोमीटर की है, यहां पे 500 किलोमीटर की है। नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस विद पॉपुलेशन रेंज, तो बोला गया कि 1000 से 2000 पॉपुलेशन रेंज वाले 160 गांव या कस्बे आएंगे इसके रास्ते में। 2000 से 5000 की पॉपुलेशन रेंज के बीच में 80 विलेजेज या टाउन्स आएंगे इसके रास्ते में, पी जहां से पास कर रहा है वहां से। 5000 से 10,000 पॉपुलेशन रेंज के बीच वाले गांव या कस्बे नंबर 30 होंगे इस पी के रास्ते में। एंड मोर देन 10,000 वाले पॉपुलेशन रेंज वाले जो विलेजेज या टाउन्स है उनके नंबर्स 6 होंगे। इस तरीके से क्यू के रास्ते में इस रेंज में 240, इस रेंज में 110, इस रेंज में 60, इस रेंज में 8। आर के रास्ते में इस रेंज में 240, इस रेंज में 110, इस रेंज में 70, इस रेंज में 2। एस के रास्ते में इस रेंज में 248, इस रेंज में 114, इस रेंज में 73 एंड मोर देन 10,000 एक गांव या कस्बा आएगा। और टोटल प्रोडक्शन इन टन्स, कितना टन में प्रोडक्शन होने वाला है बोथ एग्रीकल्चरल एज वेल एज इंडस्ट्रियल, वो भी लिखा गया है कि पी के रास्ते में 200 टन का प्रोडक्शन होने वाला है, क्यू के रास्ते में 270 टन या टन्स पर डे बोल सकते हो प्रोडक्शन होने वाला है, आर के रास्ते में 315 टन का प्रोडक्शन होने वाला है, और एस के रास्ते में 355 का प्रोडक्शन होने वाला है। ये सर्वे करके डेटा हमारे पास है। अब पी क्यू आर एस में से कौन सी रोड, यहां पे अगर बोलेंगे तो कौन सी कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, यहां पे बोलेंगे तो कौन सा पहले अचीव करना चाहिए, ये कौन बताएगा, ये यूटिलिटी वैल्यू बताएगी। और यूटिलिटी वैल्यू है क्या, कल बताया था स्पेसिफिक करना हमारी एनालिसिस को, टोटल यूटिलिटी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल रोड लेंथ। टोटल यूटिलिटी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और उसको टोटल रोड लेंथ से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा यूटिलिटी वैल्यू। तो देखो, और अगला बात क्या लिखा गया, ये अभी क्वेश्चन समझेंगे। प्रोवाइड यूटिलिटी वैल्यू ऑफ 1 टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसको यूटिलिटी वैल्यू 1 प्रोवाइड कर दो। अब देखो आगे मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, सिंपल सी चीज है। देखो यहां पे लिखा है यूटिलिटी वैल्यू कैलकुलेशन टेबल, यहां पे प्रपोजल है, इनकी टोटल यूटिलिटी वैल्यू यहां पे लिखी गई है। यूटिलिटी वैल्यू क्या हो जाएगा, जो यूटिलिटी वैल्यू है दिस विल बी टोटल यूटिलिटी वैल्यू डिवाइडेड बाई जो टोटल रोड लेंथ है, ये होगा यूटिलिटी वैल्यू। तो टोटल यूटिलिटी वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर यूटिलिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल रोड लेंथ। और टोटल यूटिलिटी वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, तो वेटेज असाइन कर दिया है, उस वेटेज के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ये जो लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज है इसको वेटेज दिया मैंने 0.5, जो उससे ज्यादा पॉपुलेशन रेंज है देखो डबल हो गया 1000 से 2000, तो जो वेटेज फैक्टर है उसको भी मैंने इंक्रीज कर दिया, आधे से 1 कर दिया। अब ये फर्दर करीब डबल हो गया है, 5000 से 10,000, तो 1 से 2 कर दिया। ये और भी मतलब डबल डबल देखो 0.5, 1, 2 इस तरीके से डबल डबल में इंक्रीज करता जा रहा हूं। और जो प्रोडक्शन है उसको यूटिलिटी वैल्यू 1 मैंने कांस्टेंट दे दिया है। कुछ भी दोगे सब में आंसर फाइनली सेम ही आएगा, बस वैल्यूज में फर्क आ जाएगा। तो ये जनरली यही चीजें हम असाइन करते हैं। 0.5, 1, 2 एंड 4, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे यूटिलिटी वैल्यू जो असाइन कर रहे हैं, जो वेटेज असाइन कर रहे हैं, वो हमने बढ़ते हुए क्रम में असाइन कर दिया, और जो प्रोडक्शन है उसको 1 का वेटेज दे दिया। देखो 10,000 से 2,000 के बीच में 160, 2,000 से 5,000 के बीच में 80, 5,000 से 10,000 के बीच में 30, 10,000 ज्यादा 6, और वेटेज कितना है 0.5, 1, 2 एंड 4। देखो
यूटिलिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया? तो 0.5 जो लोएस्ट पॉपुलेशन रेंज का वेटेज था, कितने थे वो गांव कस्बे? 160। फिर नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स कितने थे अगली पॉपुलेशन रेंज के? 80, उसका वेटेज कितना है? 1। अगले पॉपुलेशन रेंज में 30, उसका वेटेज कितना है? 2। ग्रेटर देन 10,000 में कितने थे? 6, उसका वेटेज कितना है? 4। और जो प्रोडक्शन था वो कितना था? 200, उसको वेटेज कितना दिया मैंने? 1। सबको जोड़ा, ये आया 444। ये टोटल यूटिलिटी वैल्यू है। फिर 200, 200 क्या है? फिर से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास प्रिंट आउट होगा। देखो 200, 200 नहीं बल्कि 240 है, नॉट 200 बट 240। तो यहां पे मैं 240 कर दे रहा हूं। 240 गुणे 0.5 प्लस 90, अगली पॉपुलेशन रेंज वाले कितने कस्बे हैं ये? अच्छा, सर ये वैल्यू शायद चेंज है सर। नहीं नहीं, ये तो रोड लेंथ है 240। ये कुछ वैल्यू शायद गलत लिखा है, यहां पे 90 लिखा हुआ है मैंने। चलो, यहां पे लिखा हुआ है 200 और यहां पे लिखा हुआ है 90, यही है ना? आगे 60 और 8 है, आगे 60 है, 8 है। ठीक है, चेक कर लेना आप 200 से आंसर आ रहा है या 100, यहाँ पे 90 से आ रहा है, 100, 110, चेक कर लेना आंसर। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? देखो, जो लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज है उसको वेटेज असाइन किया, उसके नंबर ऑफ विलेजेस को मल्टीप्लाई किया, उससे ज्यादा पॉपुलेशन रेंज है उसकी वेटेज फैक्टर को उसके नंबर ऑफ विलेजेस से असाइन किया, उससे ज्यादा जो पॉपुलेशन रेंज है उसके वेटेज फैक्टर को उसके नंबर ऑफ विलेजेस या टाउन से मल्टीप्लाई किया, अगला जो वेटेज फैक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग वाले से उसको मल्टीप्लाई किया। टोटल प्रोडक्शन कितना है? 270। टोटल प्रोडक्शन कितना है? 270। प्रोडक्शन की यूटिलिटी वैल्यू कितनी रखी है? 1। ऐसे ही सबका निकाला, देखो 240.5, 110, 1, 70, 2, 1, 4, 315, 1। ऐसे ही 248.5, 112, 1, 73, 2, 1, 4, 355, 1। देखो 240, 110, 70, 2। 240, 110, 70 और ये कुछ प्रिंटिंग एरर है या फिर यहां पे कितना था? यहां पे इट इज 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इट इज 2। ठीक है, फिर देखो 248, 112, 73 और 1। 248, 112, 73 और 1 यहां पे सही है। यहां पे प्रोबेबली ये शायद प्रिंटिंग एरर है, दिस शुड बी 290। तो यहां पे इसीलिए 290, 60 एंड 8। ठीक है, और वेटेज फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो प्रोडक्शन है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये यूटिलिटी वैल्यू निकल के आई टोटल। दिस इज टोटल यूटिलिटी वैल्यू। पी के करस्पॉन्डिंग टोटल यूटिलिटी वैल्यू कितनी है? 444। क्यू के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 612। आर के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 693। एस के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 741। लेकिन यूटिलिटी वैल्यू से हम नहीं असाइन कर रहे हैं, हम सॉरी टोटल यूटिलिटी वैल्यू से हम नहीं असाइन कर रहे हैं, रादर हम यूटिलिटी वैल्यू जो कि टोटल यूटिलिटी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल रोड लेंथ है उससे असाइन कर रहे हैं, उससे हम वेटेज असाइन कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं टोटल जो रोड लेंथ है, रोड लेंथ कितनी कितनी है? 300, 400, 500, 500। इससे मैं अगर डिवाइड करूं 300, 400, 500, 500, देखो 444 डिवाइड बाई 300, 612 डिवाइड बाई 400, 693, 500, 741, 500। तो ये 1.48, 1.53, 1.378, 1.482 ये यूटिलिटी वैल्यूज निकल के आई। सबसे ज्यादा यूटिलिटी वैल्यू किसकी है? ये सबसे ज्यादा, सॉरी ये नंबर 1 पे है, ये नंबर सबसे ज्यादा है 1.53, तो ये नंबर 1 पे है। दिस इज एट नंबर 2 1.4 समथिंग, दिस इज एट नंबर 3 1.48, दिस इज एट नंबर 4 1.378। सबसे ज्यादा यूटिलिटी वैल्यू किसकी है? सर मे बी क्यू वहां की। पे यानी जो वैल्यू क्यू है करेक्ट है उसको हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे या इस वाले प्रपोजल को हम प्रेफरेंस देंगे, सर। क्योंकि इससे बेनिफिट ज्यादा निकलने वाला है। सर नॉट ओनली एक बेनिफिट, ये जो क्वेश्चन है सर। यूटिलिटी वैल्यू है ये केवल और केवल बेनिफिट बता रहा है, पर सर बेनिफिट क्वेश्चन विद है सर। रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ये चीज बता रहा है डिवाइड बाय टोटल रोड लेंथ। भाई रोड लेंथ बढ़ती जाएगी तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए यूटिलिटी वैल्यू हमने टोटल यूटिलिटी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल रोड लेंथ करके निकाला हुआ है। जिसकी यूटिलिटी वैल्यू सबसे ज्यादा निकल के आई, जिसकी यूटिलिटी वैल्यू, जिसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा वैल्यू सबसे ज्यादा निकल के आई, उसको हम बोल रहे हैं कि दिस प्रपोजल शुड बी प्रिफर्ड। देखो अगर यहां पे बात करूं तो पी सॉरी कौन सा निकल के आया है? इट इज क्यू। सबसे ज्यादा किसकी है? क्यू की। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं बोलूंगा यहां पे आई विल बी गोइंग फॉर क्यू, क्यू को मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा। और अगर इसमें बात करूं सबसे पहले किसको कंस्ट्रक्ट करूंगा? क्यू को। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यूटिलिटी वैल्यू। देखो यहां पे लिख दिया है Q इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू P, S एंड R, और ये इंपॉर्टेंस का ऑर्डर है
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड क्यू है, उसके बाद पी है, उसके बाद एस है और उसके बाद आर है। ये जो यूटिलिटी वैल्यू का ऑर्डर है उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंस का भी ऑर्डर है। बताइए समझ आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? बहुत इजी सी चीज है, घूमना नहीं है आपको, किसी में झूल गए हो। बेसिक एप्टीट्यूड है और कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस है, ये एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स, इसमें हाईवे इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं यूज किया गया है। कोई भी प्रपोजल अगर आपके पास आता है तो आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो। इंजीनियरिंग में हमेशा ये काम करते हो, आप देखते हो कि जो इसमें कॉस्ट डेवलप होने जनरेट होने वाली है उस कॉस्ट से ज्यादा बेनिफिट प्रोड्यूस होना चाहिए। सेम वही लॉजिक यहां पे भी लगाया गया है। अगर मेरे पास 4 प्रपोजल्स हैं तो इन चारों में अगर एक ही चूज करना है तो कौन सा चूज करूंगा, इन चारों में अगर मुझे कोई पहले प्रीफर करना है तो कौन सा प्रीफर करूंगा? दिस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू क्या है? टोटल यूटिलिटी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल रोड लेंथ। और टोटल यूटिलिटी वैल्यू कैसे निकाला? तो हमने वेटेज असाइन किया टू द पॉपुलेशन रेंज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वेटेज फैक्टर हम बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे पहले 0.5 वेटेज फैक्टर असाइन किया टू द लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज, और फिर जिस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रही है, या आप डबल करते जाओ 0.5 से फिर 1 2 4, इस तरीके से डबल डबल करते हुए हमने हायर पॉपुलेशन रेंज के लिए वेटेज फैक्टर को इंक्रीज कर दिया। जो प्रोडक्शन है उसको वेटेज फैक्टर 1 असाइन किया। करस्पॉन्डिंग टू वेटेज फैक्टर हमने टोटल यूटिलिटी वैल्यू निकाली। ये देखो इस तरीके से गुणा कर करके 160.5 वाले में थे, 80 एक वाले में थे, 30 दो वाले में थे, और 4 6 वाले में थे, सॉरी 6 4 वाले में थे। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया। 200 प्रोडक्शन था, इसकी यूटिलिटी वैल्यू 1 थी। सारे जो प्रपोजल्स हैं पीक्यूआरएस, इन सबकी इस तरीके से टोटल यूटिलिटी वैल्यू निकाली। जो टोटल यूटिलिटी वैल्यू है इसको जब टोटल रोड लेंथ से डिवाइड किया तो यूटिलिटी वैल्यू निकल के आई, और यूटिलिटी वैल्यू जिसकी ज्यादा है उस प्रपोजल को हम प्रेफर करेंगे, या अगर चारों में से एक ही चूज करना है तो दैट वन विल बी चूजन। समझ आया कि नहीं? इज दिस क्लियर? समझ आई बात की नहीं है? Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है ये यूटिलिटी वैल्यू का मतलब, क्या जरूरत पड़ती है इसकी? आगे बढ़े। ठीक है, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर मूविंग टू द कोर सब्जेक्ट। अब हम मेन सब्जेक्ट पे आ रहे हैं अपने। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन था शुरुआत का, ये आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी सर्वे वगैरह वाली चीजें हैं, वो इसी के स्लाइड के एंड में मैंने रखा हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक चीजों को समझेंगे। बताइए इतनी चीजें समझ आई, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें समझ आई सबको? आगे बढ़े। मोहम्मद मोहसिन क्या बोल रहे हैं जी? ए बताइए। आगे बढ़े। ठीक है। Yes, sir. नाउ अब ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जो आगे डिस्कशन हम करने जा रहे हैं ये समझ लो आपके लिए हनुमान चालीसा है, आपको एकदम रट मारना है, इतना इंपॉर्टेंट है सब कुछ। ये क्वेश्चन पूछता है, कभी कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान से सुनना है आपको और ध्यान से समझना है। ठीक है, पढ़ेंगे हम इस तरीके से कि आपको पहले सब्जेक्ट का मतलब समझ आए, जो चीजें हैं क्यों है, किस तरीके से है, उनका पर्पस क्या है, उनका मतलब क्या है, पहले हम ये समझेंगे। फिर इसको समझते हुए भी इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि आपके एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसको हमने 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब अगर मैं बोलना चाहूं तो इसको मैं बोल रहा हूं ए, चल ही नहीं रहा यार, इसको मैं बोलना चाहूं दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज। इस चैप्टर को हमने 4 एस्पेक्ट में डिवाइड किया है। ज्योमेट्रिक डिजाइन का मतलब क्या होता है? डिजाइन ऑफ ऑल द विजिबल फीचर्स। अच्छा, पहले ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात छोड़ो, पहले ये बताओ क्या आपको डिजाइन का मतलब आता है? आंसर दीजिए। आप डिजाइन करने से क्या समझते हैं? अगर कोई बोले कि जैसे आपने बीम की डिजाइन किया है, कॉलम की डिजाइन किया है, बोल्ट्स की डिजाइन की है, स्टील स्ट्रक्चर में वेल्ड की डिजाइन किया है, आरसीसी में आपने स्लैब बीम कुछ भी डिजाइन किया है, डिजाइन करने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजाइन? पहले ये बताओ, सोच के बताओ, डिजाइन किस चीज को बोलते हैं? Sir, visible elements of road. हाँ जी, जोर से बोलिए। डिजाइन से क्या समझते हैं आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजाइन?
डिजाइन से क्या समझते हैं? क्या समझ आ रहा है आपको? आरसीसी डिजाइन में क्या पढ़ा है तुमने? क्या है डिजाइन का मतलब? बताइए। देखो, डिजाइन मींस असाइनिंग साइजेस। डिजाइन का मतलब क्या है? साइज असाइन करना टू ईच एंड एवरी पार्ट, या यू कैन से कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर, सो दैट दे कैन withstand the loads that are going to come onto them safely within an optimum cost. सरल भाषा में बोलूं, हिंदी में बोलूं मैं, डिजाइन का मतलब होता है साइज असाइन करना। कोई भी स्ट्रक्चर जो है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनको आप साइज असाइन करते हो, साइज प्रोवाइड करते हो। किस तरीके से? तो दो ही चीजें आपका कोर है इंजीनियरिंग में, एक होता है कॉस्ट और एक होता है सेफ्टी। मतलब ये जो साइज असाइन किया है मैंने, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड सेफ्टी। इंजीनियर का ध्यान किस पे होगा कि सेफ्टी हम इंश्योर करें, कॉस्ट एज फार एज पॉसिबल कम कर दें, कम से कम पैसे में बेहतर से बेहतर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश हम करते हैं। और सरल भाषा में बोले तो बोलेंगे सुंदर, सस्ता और टिकाऊ काम करना चाहते हैं हम। हमारा जो स्ट्रक्चर है, इट शुड बी लुकिंग गुड। हमारा जो स्ट्रक्चर है, इट शुड बी चीप, कम से कम पैसे में बन के तैयार हो जाए। और हमारा जो स्ट्रक्चर है, इट शुड बी टिकाऊ, ड्यूरेबल, इट शुड बी हैविंग लॉन्ग लाइफ। तो ये तो मतलब है डिजाइन का। डिजाइन करने का मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है, उसके हर एक पार्ट, हर एक कंपोनेंट, हर एक मेंबर को हम साइज असाइन कर रहे हैं। किस तरीके से असाइन कर रहे हैं? ताकि जो भी इन पे लोड आने वाला है, संभावित लोड जो भी है इन पे, वो लोड ये अच्छे से विथस्टैंड कर सके विदाउट शोविंग एनी साइन ऑफ फेलियर। और ये डिजाइन कैसे करना है आपको? विद इन एन ऑप्टिमम कॉस्ट एंड यू कैन से इंश्योरिंग सेफ्टी। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। जब आप स्टील वगैरह में आओगे तो मैं आपको डिजाइन और अच्छे से बताऊंगा। अभी आपको मैंने एक बेसिक आइडिया बताया। आपने बीम की डिजाइन किया, क्या किया आपने? बीम का साइज निकाला। आपने कॉलम की डिजाइन किया, क्या किया आपने? कॉलम का साइज निकाला। आपने स्टील में वेल्ड की डिजाइन किया, क्या किया? वेल्ड का साइज निकाला। बोल्ट की डिजाइन किया, क्या किया? बोल्ट का साइज निकाला। आरसीसी में आ जाओ, तुमने बीम की डिजाइन किया, क्या किया? तुमने बताया कि इतना विड्थ प्रोवाइड करो, इतना डेप्थ प्रोवाइड करो, इतनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करो, इतने नंबर ऑफ बार्स, इतने डायमीटर के प्रोवाइड करो। यही तो है डिजाइन। डिजाइन मतलब आप बार बार साइज असाइन कर रहे हो। ये जो डिजाइन अभी तक मैं समझाया, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। अभी तक जो हमने बात की, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसा है मेंबर्स का, इसके लिए आपने दो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जहां पे आपने अलग अलग मेंबर्स को पकड़ पकड़ के एनालाइज किया। एनालिसिस करने का मतलब होता है केयरफुल इंस्पेक्शन। आपने एक एक मेंबर को पकड़ा है और पकड़ पकड़ के उसको देखा है कि इसका नेचर किस तरीके से है, किस तरीके का फोर्स इसमें आने वाला है, एक्सियल फोर्स है या बेंडिंग है या ट्विस्टिंग है, कंप्रेशन है या टेंशन है, ऑल दीज थिंग्स। और उसके बेसिस पे आपने उसको डिजाइन किया है। पहले आप समझोगे ना कि इसका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके की स्ट्रेसेज इस पे जनरेट होने वाली हैं, तभी तो आप उसको डिजाइन कर पाओगे कि भैया इतने लोड के लिए, इतनी स्ट्रेस के लिए ये वाला मटेरियल इस तरीके से प्रोवाइड करो। दिस इज द बेसिक मीनिंग। इनफैक्ट स्ट्रक्चर में हमने जो अलग अलग कंपोनेंट्स डिफाइन भी किए हैं, वो इसी बेसिस पे किए हैं कि उन पे लोड किस तरीके से आने वाला है, या और रिफाइन लैंग्वेज में बोलूं कि उनका स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसा है। जैसे अगर मैं बोलूं कंप्रेशन मेंबर या एक कॉलम, तो कॉलम क्या होता है? कॉलम से पहले अगर मैं बोलूं स्ट्रट, तो स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट इज कंप्रेशन मेंबर ऑफ अ ट्रस, मींस इट इज अ प्योर कंप्रेशन मेंबर, इट विल बी नेवर सब्जेक्टेड टू एनी बेंडिंग, it will have only and only axial compressive stresses. This is the meaning of strut. अगर मैं बोलूं कॉलम, तो कॉलम होता है कंप्रेशन मेंबर ऑफ अ फ्रेम, मतलब इट इज प्राइमरली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, बट कुछ अमाउंट में बेंडिंग भी इसमें आ सकती है। जैसे आपने IS 456 के हिसाब से आरसीसी के कॉलम्स की डिजाइन की होगी, तो कुछ इसेंट्रिसिटी के लिए भी उस कॉलम को डिजाइन किया है, कुछ मिनिमम मोमेंट के लिए भी आपने उस कॉलम को डिजाइन किया है। तो कॉलम बेसिकली ऐसे मेंबर्स हैं जो कि प्राइमरली सब्जेक्टेड है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पे, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पे, बट उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में उसमें बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बीम क्या होता है, तो बीम ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें बेंडिंग हो रही है, मींस विच आर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स फोर्स एंड मूवमेंट्स। देखो, ये एक रॉड है। रॉड मतलब, अब ये स्टील में आपको समझाऊंगा, रॉड का मतलब अलग होता है, शीट का मतलब अलग होता है, फ्लैट का मतलब अलग होता है, बार का मतलब अलग होता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। आप रॉड बोल रहे हो, रॉड मतलब इसकी लेंथ ज्यादा है इन कंपेरिजन टू जो लेटरल डायमेंशन है। ये एक रॉड है। अभी एक रॉड है, कुछ भी हो सकता है, इसका डायमीटर 10 mm, 20 mm, कुछ भी। इट कैन बी ISRO इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, इट कैन बी
ISSQ इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स, इट कैन बी एनीथिंग। जब मैंने इसको ऐसे सपोर्ट कर दिया है दो सपोर्ट पे और ट्रांसवर्स लोड लगा दिया है, मींस व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, तब मैं इसको बीम बोलने लगता हूं। पहले मैं इसको रॉड बोल रहा था, अब मैं इसको बीम बोल रहा हूं। सपोज ये मेरे पास एक फ्लैट है, सपोज दिस इज अ फ्लैट, अभी मैं इसको फ्लैट बोल रहा हूं, बट इफ आई पुट इट लाइक दिस, आई स्टार्ट लोडिंग इट डाउनवर्ड, ग्रेविटी लोड्स में इस पे लगाने लगूं, तो मैं इसको बीम बोलने लगूंगा या इसको स्लैब बोलने लगूंगा। तो डिफिनीशन जो मैंने दिया है मेंबर्स को, हमने इसी बेसिस पे दिया है कि उनका स्ट्रक्चरल बिहेवियर किस तरीके से है। स्ट्रट मतलब प्योर कंप्रेशन मेंबर्स, मेंबर्स ओनली एंड ओनली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। कॉलम मतलब compression member of a frame, member primarily subjected to compression but may be some amount of bending there. Beam means flexural member, means member subjected to transverse force and movement, member subjected to bending. Beam column एक टर्म आता है, means members primarily subjected to flexure but some amount of axial compression can be there. तो ये देखो नाम इसी तरीके से दिया उनके स्ट्रक्चरल बिहेवियर के हिसाब से। चलो, इतना समझाने का मतलब मेरा बस ये था कि पहले आप डिजाइन को समझो, डिजाइन का क्या मतलब है। ये जो डिजाइन है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन, और ये जो डिजाइन है ये हाईवे में हम लास्ट चैप्टर में करने वाले हैं। जब हम रिजिड पेवमेंट की डिजाइन करेंगे, फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिजाइन करेंगे, तो वहां पे ये वाली डिजाइन करेंगे कि इस पे कितना लोड आ रहा है, उस लोड के हिसाब से हमको कितनी थिकनेस प्रोवाइड करनी है, किस ग्रेड का मटेरियल कितना अमाउंट में प्रोवाइड करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। ये काम हम लास्ट में करने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन की। दिस इज नॉट स्ट्रक्चरल डिजाइन, रादर इट इज ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक मतलब देखो नाम में लिखा हुआ है ज्योमेट्री की डिजाइन। जैसे अगर एक रोड है तो रोड सीधी सीधी तो जाएगी नहीं, रोड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स भी होंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल टर्न्स भी होंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट्स भी होंगे, कुछ वर्टिकल टर्न्स भी होंगे। तो ये जो रोड आपको नजर आ रही है, जो भी इसके फीचर्स नजर आ रहे हैं इन द ज्योमेट्री ऑफ दिस रोड, इसकी डिजाइन करना ज्योमेट्रिक डिजाइन है। ज्योमेट्रिक डिजाइन इज डिफरेंट देन द स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन पेवमेंट की हम लास्ट में करने वाले हैं। अभी इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू बी कंसर्न विद ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन मींस डिजाइन ऑफ द ज्योमेट्री। डिजाइन ऑफ द ज्योमेट्री मींस डिजाइनिंग ऑफ ऑल द विजिबल फीचर्स ऑन रोड। रोड पे जो भी आपको नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शन कट करो, आपको जो जो दिखे, या रोड पे आपको नॉर्मली जिसकी ज्योमेट्री में जो जो भी चीजें नजर आएंगी, उनकी डिजाइन करने को हम बोल रहे हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यही पॉइंट ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। जो ज्योमेट्रिक डिजाइन हम कर रहे हैं किसकी, रूरल हाईवेज की, दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ IRC 73 1980। ये हम कोड फॉलो करने वाले हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखना। हम IRC 73 कोड फॉलो करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इसको 4 एस्पेक्ट्स में मैंने तोड़ दिया है फॉर सिंप्लीफिकेशन। पहला है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, दूसरा है साइट डिस्टेंस जिसके अंदर हम SSD, OSD और ISD देखेंगे, तीसरा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मींस चेंज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ रोड, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हम देखेंगे। चौथा है वर्टिकल अलाइनमेंट मींस चेंज इन द, यू कैन से, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द रोड। तो ये 4 एस्पेक्ट्स में इस चैप्टर को हमने तोड़ दिया है। जो पहला एस्पेक्ट है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, केवल ये जो एस्पेक्ट है ये इस PDF में मिलेगा आपको। बाकी आगे की चीजें हम लिख लिख के समझेंगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएंगी। ये जो चीजें हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो इस PDF में आपको मिलने वाली है। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स मतलब जब रोड को आप कट करोगे, आई होप कि आपको पता है क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई मेंबर है, तो ये जो मेंबर है इसकी देखो एक ये लॉन्ग एक्सिस होगी, बीच से कोई एक्सिस पास कर रही है ना, लॉन्ग एक्सिस, इसको बोलते हैं इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और ये जो लॉन्ग एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर 2 एक्सिस जो आपको मिलेंगी, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एक्सिस। इनको बोल रहे हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। इमेजिन करो इसके सेंटर से एक लाइन पास कर रही है, इमेजिन करके देखो, दैट विल बी इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और जो ये क्रॉस सेक्शन है, जब कहीं कट करते हो ना आप, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है, आपको पता है। दिस इज जो आपको दिखा रहा हूं मैं अभी, दिस इज इट्स लॉन्गिट्यूडिनल व्यू। अगर यहां पे कट करके देखोगे, दैट विल बी इट्स क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो जब क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है रोड में, उसको बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। देखो यहां पे लिखा है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको कैरिज वे या पेवमेंट नजर आएगा। समझा चुका हूं, जो ब्लैक टॉप पेवमेंट है, कैरिज वे जिसको बोल रहा हूं या पेवमेंट बोल रहा हूं, सबसे पहले यही नजर आएगा। फिर आपको शोल्डर नजर आएगा। जो पेवमेंट है, ऐसे जो ब्लैक टॉप पेवमेंट है,
ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही रोड पे आपको नजर आएगा, इसके बगल बगल थोड़ी सी और भी हम रोड प्रोवाइड करते हैं, इसको शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर। तो ये शोल्डर्स आपको नजर आएंगे। देन रोडवे विड्थ की हम बात करेंगे, अब ये सब टर्म्स आएंगे तब समझोगे आप। राइट ऑफ वे की हम बात करेंगे, राइट ऑफ वे की हम बात करेंगे। बिल्डिंग लाइन क्या है, कंट्रोल लाइन क्या है, इसकी हम बात करेंगे। अभी नहीं समझ आएगा आपको, ये सब एक एक टॉपिक हम लेके देखेंगे, तब आप डिटेल में समझ जाओगे क्या चीजें हैं, और खूब क्वेश्चंस आते हैं इन पे ऑब्जेक्टिव में। मीडियन या डिवाइडर की हम बात करेंगे। कई बार आप रोड देखते हो इस तरीके से, रोड के बीच में एक डिवाइडर होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले ट्रैफिक को सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है। तो ये जो मीडियन है या डिवाइडर है, इसकी क्या गाइडलाइंस है आईआरसी की, उसको भी हम देखेंगे यहां पे। देन कैम्बर या क्रॉस स्लोप, कैम्बर या क्रॉस स्लोप मतलब ये जो रोड है ये इस तरीके से फ्लैट नहीं रखते हम इसको, थोड़ा सा इस तरीके से हम स्लोप्ड रखते हैं, ताकि जब रेनफॉल हो इस पे पानी आए तो ये पानी ड्रेन आउट कर जाए। बिटुमिन जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। अगर पानी सड़क पे रुक गया तो एग्रीगेट जो है दे विल बी लीविंग द बिटुमिन, बिटुमिन छूट जाएगा उनसे और पानी उनसे अटैच हो जाएगा। तो इसकी वजह से रोड में बहुत सारे डिफेक्ट्स जनरेट होने लगते हैं। दैट्स व्हाई ड्रेनेज इज वेरी इसेंशियल, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो नीचे की कंस्टिट्यूएंट लेयर्स हो, और चाहे वो सबग्रेड हो। वाटर शुड नॉट बी देयर, अदरवाइज इट विल बी कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए हमने फ्लैट रोड नहीं बनाई है। फ्लैट रोड नहीं बनाने का मतलब क्या है, ये देखो जो रोड है वो इस तरीके से नहीं है, इट इज नॉट फ्लैट, रादर इट इज समथिंग लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से स्लोप्ड है। ये जो क्रॉस स्लोप है, क्रॉस स्लोप मतलब ये जो क्रॉस, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज क्रॉस सेक्शन, तो जो क्रॉस सेक्शन का स्लोप है, जो क्रॉस स्लोप है, इसको कैम्बर बोल रहे हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप होगा उसको ग्रेडियंट बोलेंगे, जो क्रॉस स्लोप है उसको कैम्बर बोल रहे हैं। तो देयर विल बी कैम्बर, इसके बारे में हम समझेंगे। देन क्राउन, क्राउन मतलब ये जो टॉप पोर्शन है, इस चीज को हम क्राउन बोलते हैं, ठीक है। देन साइड स्लोप, साइड स्लोप मतलब अगर हम एम्बैकमेंट वगैरह बना के ऊपर रोड बनाएंगे, जैसे मान लो ये रोड अगर एम्बैकमेंट पे है तो दीज आर साइड्स, ये साइड्स की स्लोप है, इसके बारे में भी देख सकते हैं हम, ठीक है। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स। कर्ब, कर्ब क्या चीज है, तो कई बार आपने देखा होगा कि रोड के बगल बगल पत्थर लगे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, वेट करिए एक मिनट। देखिए ये जैसे रोड है, आई होप कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बताइए पहले साफ दिख रहा है कि नहीं, ये डायग्राम जो मैंने खोला है, ये साफ दिख रहा है आपको, इज दिस विजिबल, दिख रहा है कि नहीं। यस सर, दिख रहा है। ये देखो रोड है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, अब इसमें पेन नहीं चलेगा, ये जो रोड की डायरेक्शन है दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, ये जो डायरेक्शन है इसको ट्रांसवर्स या क्रॉस डायरेक्शन बोल रहे हैं। ये देखो साइड साइड में पत्थर लगा के रखा है, इसको बोलते हैं कर्व, दिस इज व्हाट यू कॉल कर्व। इसके बारे में हम देखेंगे। शोल्डर भी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं, शोल्डर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 7 मिनट। शोल्डर देखिए, शोल्डर जैसे देखो ये रोड है, देखो ये रोड है, ये साफ दिख रहा है, पहले बताइए। ये साफ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं। देखो ये ब्लैक टॉप पेवमेंट, ये जो चटक रंग से दिख रहा है दिस इज पेवमेंट, दिस इज कैरिज वे। ये जो डल कलर से साइड साइड में और भी थोड़ा एक्सपैंड कर दिया है हमने, इसको बोल रहे हैं शोल्डर। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, इसका क्या पर्पज है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, सब चीजें समझेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग कैरिज वे या पेवमेंट, एंड दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग शोल्डर। तो इस शोल्डर की गाइडलाइंस देखेंगे, ठीक है। कर्व दिखा दिया मैंने आपको, शोल्डर दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। और भी जो आएगा वो मैं धीरे धीरे, अच्छा कैम्बर भी दिखा देता हूं। कैम्बर ऑफ
रोड इसमें डायग्राम नहीं मिल रहा है, देखो जैसे ये इसमें दिखाया, ये रोड है, तो रोड मैंने देखो बिल्कुल फ्लैट नहीं बनाया हुआ है, इसको ऐसे स्लोप्ड बनाया हुआ है, जानबूझ के स्लोप्ड बनाया हुआ है ताकि पानी इस पे गिरे तो बाहर निकल जाए। ये जो क्रॉस स्लोप है इसी को कैम्बर बोल रहे हैं। अब देखिए, आते हैं हम अपने पीपीटी पे। ठीक है, सो कर्व आपको समझ आ गया। देन गार्ड रेल्स, गार्ड रेल्स क्या है? कई बार जब एम्बैकमेंट की हाइट बढ़ जाती है, इफ इट इज मोर देन 3 मीटर, तो जो मोटरिस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आपने साइड साइड में रेलिंग बना दिया है, इसको गार्ड रेल बोल रहे हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, जैसे आपके छत पे रेलिंग होती है ना कि कोई गिर ना जाए बच्चा, ऐसे ही रोड पे हमने रेलिंग बना दिया है अलोंग द रोड इस तरीके से, इफ द हाइट ऑफ फिल इज मोर देन 3 मीटर, तो इसको बोल रहे हैं गार्ड रेल्स। दीज आर, इसके बारे में भी हम देखेंगे। साइड में ड्रेन्स होंगी जिससे हम लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में पानी निकालेंगे, इस यहाँ पे ड्रेन्स होंगी, कुछ उन ड्रेन्स के बारे में देखेंगे, इनको बोल रहे हैं साइड ड्रेन्स, या फिर कुछ और अगर फैसिलिटीज होंगी तो उनके बारे में हम देखेंगे। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। क्रॉस सेक्शन में ये सारी चीजें आने वाली है, इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके समझेंगे, और ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर ये पीडीएफ खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे साइड डिस्टेंस के बारे में। साइड डिस्टेंस में हम 3 साइड डिस्टेंस कवर करेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इन तीनों का मतलब क्या है, तीनों की रिक्वायरमेंट क्या है, कोडल गाइडलाइंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सब चीजों के बारे में देखेंगे। फिर हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मींस चेंज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ रोड, रोड विल नॉट बी स्ट्रेट, तो जो हॉरिजॉन्टल मोड आ रहा है, जो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, उसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसमें सुपर एलिवेशन देखेंगे हम, जिसको कैंट या बैंकिंग भी बोलते हैं कई बार, तो इसके बारे में देखेंगे। देन ट्रांजिशन कर्व क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑल दीज थिंग्स। फिर सेटबैक डिस्टेंस या इसको क्लियरेंस बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। कर्व रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। देन एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड कई बार हम करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। फिर इसके बाद हम वर्टिकल अलाइनमेंट शुरू करेंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट मींस चेंज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, रोड बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं होगी, कहीं ऐसे समिट करवाएगा, कहीं ऐसे वैली करवाएगा, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। वर्टिकल कर्व्स एंड ग्रेडियंट इसके अंदर हम देखते हैं। वर्टिकल कर्व 2 तरीके के होते हैं, एक समिट कर्व या क्रेस्ट कर्व, कुछ जो इस तरीके का कर्व है इसको समिट या क्रेस्ट कर्व बोल रहे हैं, दूसरा कुछ इस तरीके का कर्व होगा जिसको वैली कर्व या सैक कर्व बोल रहे हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जैसे ये रोड की क्रॉस स्लोप को मैंने बताया कैम्बर, ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रोड की स्लोप है, इस तरीके से कहीं राइज है या कहीं फॉल है अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रैफिक, तो उसको हम बोल रहे हैं ग्रेडियंट। ठीक है, इन सारी चीजों को इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करके समझेंगे। इतनी बातें समझ आएगी नहीं, पहले बताइए, पहले समझ आया? पेपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग टू इनिशिएट कंस्ट्रक्शन यूजिंग कोड्स, ये क्या बता रहे हैं आप? चलिए, समझ आया इतना कि नहीं? पहले जो बातें की, बहुत बेसिक सी बातें की मैंने, ये समझ आई आपको? ऑल दिस थिंग्स क्लियर? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट पेवमेंट या कैरिजवे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम। पेवमेंट या कैरिजवे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने जा रहे हैं। पहला, इसमें भी हम 4 चीजें देखेंगे। पहले फ्रिक्शन देखेंगे, देखो, फिर रोड लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेवमेंट देखेंगे, उसके बाद हम स्किड एंड स्लिप देखेंगे, देखो, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेवमेंट, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में पेवमेंट अनइवननेस, ये 4 चीजों में हम इसको कवर करेंगे। पेवमेंट के बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट, फ्रिक्शन। अब बताइए, पहली चीज तो ये बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं, इसमें देखो स्टेटमेंट लिखा होगा, इसमें अगर आप पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे, इसलिए इसको रहने देता हूं मैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रिक्शन हेल्प करता है मूवमेंट में, तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि जो फ्रिक्शन है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, तो आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे? बताइए, हाउ विल यू जस्टिफाई दिस? या अगर मैं बोलूं आप एक साइकिल चला रहे हो, चलो आप इसका आंसर दो। मान लो ये एक साइकिल है,
ये साइकिल का पहिया है और आप इस पे बैठे हुए हो, मान लो आप इस दिशा में जा रहे हो, आपकी साइकिल इस दिशा में जा रही है, तो ये जो व्हील्स हैं इनमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी बताइए? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? बताइए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? बैक सोच के साइड, बताइए। हाँ जी, किधर अपोजिट होगी? होगी मूवमेंट की, हाँ जी, अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के। कहां पे होगी बताओ ना। ये मैं बनाऊं फ्रिक्शन, बताओ ये सही डायरेक्शन बनाई मैंने? सही डायरेक्शन बनाया मैंने इसको? और ये जो फ्रिक्शन सरफेस दे रही है टायर को, ये वो बनी ना उसकी क्या बोल रहे हैं? सरफेस जो टायर को फ्रिक्शन दे रही है, ये उसकी डायरेक्शन बनी। सुना ही नहीं पड़ रहा, देखो चलो, दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। ये जो टायर रोल कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। अगर ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो ये रोलिंग स्टॉप हो जाएगी, ये टायर स्किड कर रहा होगा। तो ये जो फ्रिक्शन है इसको हम बोलते हैं स्किडिंग फ्रिक्शन, या इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, देखो, रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट्स, भाषा देखना बुक की कितनी अच्छी लैंग्वेज है, रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग व्हीकल। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट कोई ग्राउंड के टच में है, ये पहिया घूम रहा है इस तरीके से घूम रहा है, तो अभी ये पॉइंट इस क्षण पे तो यहां है, पर अगले क्षण पे ये कहीं यहां जाने की टेंडेंसी रख रहा है। मतलब जो ग्राउंड है उसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट किधर जा रहा है, कुछ इस दिशा। तो जो फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा? फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ओवर द व्हील। पहिए पे जो हमारा बाइसिकल है, इस पे रोलिंग फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज ट्राइंग टू हेल्प इन द मूवमेंट। यही बात लिखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग व्हीकल। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो मूविंग व्हीकल की डायरेक्शन में एक्ट करता है। दैट इज, मतलब क्या मतलब है इसका? इट सपोर्ट्स एंड हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, यानी ये मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स में सपोर्ट करता है, उनको हेल्प करता है। दूसरी चीज, फ्रिक्शन हेल्प भी कर रहा है मूवमेंट में, और जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन ही आपको हेल्प करेगा स्टॉप में आने के लिए। जब आप ब्रेक अप्लाई कर दोगे, पहिए की रोलिंग बंद हो जाएगी, तो पहिया देखो ये पॉइंट खिसक रहा होगा, विदाउट रोलिंग ये आगे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। इस मूवमेंट को अपोज भी कर रहा होगा। अगला पॉइंट यही लिखा है, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन वंस यू अप्लाई द ब्रेक। एक बार जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो जो ये आगे वाला मोशन था, इसको फ्रिक्शन अपोजिट लग के यू कैन से अपोज भी कर रहा होता है। अब एक दूसरा दूसरा पॉइंट, ये अगला पॉइंट यहां पे मेरे को एंटर कर देना चाहिए था। देखो, अगला पॉइंट आपको बताना है कि जो स्मूथ टायर्स हैं उनमें ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा, या जो नए टायर्स हैं, जो पुराने फटे हुए टायर्स हैं, घिस गए टायर्स हैं, उनमें ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा, या जो नए जिनमें ट्रेड ब्लॉक्स हैं वो वाला टायर है उसमें ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा? बताइए सोच के, विच टायर विल बी प्रोड्यूसिंग मोर फ्रिक्शन? New tire, sir. न्यू टायर्स? नहीं, देखिए फिर समझिए, जो पुराने टायर्स हैं उनमें फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होता है। फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, नॉट फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी फोर्स कभी भी किसी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जब आपने आईआईटी जेईई की तैयारी की होगी 12th क्लास में, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेज पे डिपेंड करता है, ना कि कॉन्टैक्ट एरिया पे। वहां पे फोर्स की बात कर रहे थे, फोर्स इज ऑलवेज हाइपोथेटिकल। एक्चुअली तो अगर मैं अपने हाथ को इस तरीके से घिस रहा हूं तो पूरे हाथ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है ना। दोज फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज विल बी डिपेंडिंग ऑन एरिया, मतलब जितना एरिया बढ़ाऊंगा मैं, ओवरऑल फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज ज्यादा एरिया में लगेंगी तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा देंगी। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा पाइल्स। तो अगर आपको पाइल कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप पाइल की लेंथ बढ़ा दो। पाइल की लेंथ बढ़ाने से बेसिकली ये जो कर्व्ड एरिया है पाइल का, ये जो कर्व्ड एरिया है पाइल का, ये जो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा तो ये स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला एरिया बढ़ जाएगा। कहने का मतलब, जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्स, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेज का ओवरऑल इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, नेट रिजल्टेंट इफेक्ट बढ़ता जाएगा, कॉन्टैक्ट एरिया जितना ही ज्यादा होगा। जो स्मूथ टायर्स होते हैं, घिसे हुए टायर्स होते हैं,
उनका कॉन्टैक्ट एरिया रोड से ज्यादा होता है, दैट्स वाई दे ऑफर बेटर फ्रिक्शन, दे ऑफर बेटर ग्रिप। वो बेहतर फ्रिक्शन ऑफर करते हैं, वो बेहतर ग्रिप ऑफर करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब पेवमेंट हमारा वेट हो जाता है, जब मानसून सीजन आता है, जब बारिश होती है। बारिश में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो टायर है उसके चारों तरफ एक पानी की लेयर बन जाती है, एक पतली सी वाटर की फिल्म बन जाएगी। दैट फिल्म विल बी प्रोवाइडिंग लुब्रिकेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट द फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड। तो ऐसे कंडीशंस में पुराने टायर्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं और तब हमें नए टायर्स की आवश्यकता पड़ती है। नए टायर्स में जो ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, मतलब जो खांचे बने होते हैं, जो ट्रेड्स बने होते हैं, उन ट्रेड्स में कुछ ये जो लेयर बनी है ना, पतली सी फिल्म, ये कुछ पानी घुस जाएगा तो इट विल बी ब्रेकिंग दिस फिल्म, इट विल बी ब्रेकिंग दिस लुब्रिकेशन इफेक्ट। तो अगर मैं कहना चाहूं आसान भाषा में, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर अगर हमारा पेवमेंट ड्राई है, अगर हमारा पेवमेंट सूखा हुआ है, तो स्मूथ जो वॉर्न आउट जो पुराने टायर्स हैं वो बेहतर फ्रिक्शन ऑफर कर रहे होंगे, वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमारा पेवमेंट वेट है, स्लिपरी है, वाटर की वजह से लुब्रिकेटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, एक फिल्म कोट कर जा रही है टायर के चारों तरफ, तो ऐसे केस में पुराने टायर्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं और तब नए टायर्स जिनमें ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड्स हैं, ब्लॉक्स जो हैं, इनके बीच में कुछ पानी फंस जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस लुब्रिकेटिंग लेयर विल बी ब्रोकन। देखो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। स्मूथ टायर्स, ये आपको याद रखना एग्जाम के लिए, जितनी चीज समझाई मैंने आपको। स्मूथ टायर्स ऑफर हायर फ्रिक्शन, जो स्मूथ टायर्स होते हैं वो हायर फ्रिक्शन ऑफर करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर देन न्यू टायर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, देन न्यू टायर। नए टायर से के कंपैरिजन में पुराने टायर ज्यादा हायर फ्रिक्शन फैक्टर ऑफर करते हैं ऑन ड्राई सरफेसेज। कहां पे? जब सरफेस ड्राई होता है। क्यों? ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। रीजन क्या है? क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लार्ज है। वेयर एज जबकि न्यू टायर्स विद ट्रेड ब्लॉक्स ऑफर हायर फ्रिक्शन फैक्टर इन कंपैरिजन टू स्मूथ टायर्स। जो नए टायर्स हैं विद ट्रेड ब्लॉक्स, ये ऑफर करते हैं ज्यादा फ्रिक्शन फैक्टर इन कंपैरिजन टू स्मूथ टायर्स और वॉर्न आउट घिसे हुए पुराने टायर्स इन वेट पेवमेंट। क्यों? बिकॉज लुब्रिकेटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड एज सम वाटर इज इंट्रैप्ड बाई द ट्रेड ब्लॉक्स। क्योंकि कुछ पानी इन ट्रेड ब्लॉक्स में इंट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो फिल्म है ये ब्रेक हो जाएगी। दिस लुब्रिकेटिंग इफेक्ट विल बी ब्रोकन। तो ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना, ये बार बार पूछता है, इंटरव्यू में भी पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी के हिसाब से द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन मतलब ये रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लेने वाले हैं, जो कि बेसिकली ब्रेक लगाने पे, एसएसडी वगैरह के टाइम में हमें जरूरत पड़ेगी। व्हेनेवर यू विल बी अप्लाइंग ब्रेक, द व्हीकल विल बी स्किडिंग अलोंग द लेंथ ऑफ रोड। तो इसको इसीलिए स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट भी बोलते हैं। दैट वैल्यू कैन बी टेकन टू बी 0.35 टू 0.40। ये आपको रट्टा मार के रखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है इसको आप खुद से अज्यूम कर लोगे। एंड और जो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है दैट इज बिटवीन 0.15 टू 0.20। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर लेटरल डायरेक्शन में कभी मुझे फ्रिक्शन की जरूरत पड़ी, इट विल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स व्हेन सुपर एलिवेशन डिजाइनिंग विल बी देयर। E प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर बाई यू कैन से 127R। वहां पे जब हम यूज करेंगे दैट एफ विल बी कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। जब इस दिशा में हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। जब हम इस दिशा में फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। जो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है या स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू आईआरसी के हिसाब से 0.35 से 0.40 के बीच में लेनी चाहिए आपको। और जो लेटरल फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू आपको 0.15 से 0.20 के बीच में लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कम्स इनटू पिक्चर इन हॉरिजॉन्टल कर्व्स। जो अभी आपको बताया कि जो लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये कब आएगा पिक्चर में? जब हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। इनिशियली, शुरुआत में, दैट इज एट द स्टार्टिंग ऑफ व्हीकल, जब व्हीकल हम स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेज, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल।
क्यों? क्योंकि ये एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अभी आपको समझाया, जब जैसे मैं अगर आगे बढ़ना चाह रहा हूं तो देखो मैं अपने पैर से जमीन को पीछे, फर्श को पीछे पुश कर रहा हूं, और जो जमीन है, जो फर्श है, वो मुझको आगे पुश कर रही है। किस बॉडी पे किस दिशा में फ्रिक्शन लग रहा है ये आपको समझना है। ये जो रेजिस्टेंस है मेरे पैर और फर्श के बीच बीच में, ये बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन है। मैं फ्रिक्शन की वजह से पैर से अपने पीछे खींच रहा हूं इस जमीन को, तो जमीन क्या कर रही है, मुझको आगे पुश कर दे रही है। इट इज हेल्पिंग मी इन द मूवमेंट। सेम इसी तरीके से जब स्टार्टिंग होता है किसी व्हीकल का, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल। क्यों? क्योंकि इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, क्योंकि ये मूवमेंट की दिशा में ही एक्ट कर रहा होता है। वंस यू अप्लाई ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, अज्यूमिंग ब्रेक एफिशिएंसी इज 100%। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स रजिस्ट द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। तो फ्रिक्शन, अगेन फ्रिक्शन की टेंडेंसी हमेशा यही है कि वो रिलेटिव मूवमेंट को अपोज करेगा। जब ये ऐसे घूम रहा था तो फ्रिक्शन आगे लग रहा था, जब ये घूमना बंद हो जाएगा, ये ऐसे जाने की टेंडेंसी रख रहा है, सरकने की टेंडेंसी रख रहा है पहिया, तो फ्रिक्शन पीछे लग के इसके स्किड को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। तो आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, अगर अज्यूम कर ले हम 100% ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, फ्रिक्शन फोर्स रजिस्ट द मूवमेंट, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मूवमेंट को रजिस्ट करता है ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के, दैट इज मतलब इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो जो मूवमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट ये एक्ट कर रहा होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो व्हीकल की स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है, कुछ इस तरीके से। स्पीड ऑफ व्हीकल यहाँ पे kmph में लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है। दिस टेबल इज गिवन इन IRC, ये IRC की टेबल है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो कम होता जा रहा है। आपने पढ़ा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, डायनामिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है। वही बात, ये वो लॉजिक यहां पे नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये सारे डायनेमिक की ही बात कर रहे हैं। एवरी टाइम द यू कैन से व्हीकल इज मूविंग, बट जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ लेसर अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रिपिंग, बिकॉज ऑफ यू कैन से लेसर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर वेलोसिटी लेस देन 30 kmph है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हाईएस्ट रख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं 0.40। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखो +10 हुआ, फिर +10 हुआ, फिर +10 हुआ, फिर +20 हुआ, फ्रिक्शन वैसे वैसे कम होता जा रहा है। कितना कम हुआ, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1। देखो यहाँ पे 20 है, बाकी सब में 10-10 है, यहाँ पे 2 है पॉइंट, बाकी सब में 0.11 है। फॉर रिमेंबरिंग इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती जा रही है। जब स्पीड लेस देन और इक्वल टू 30 kmph है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.40 है। जब स्पीड 40 है 0.38, 50, 0.37, 60, 0.36, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, 0.35। आई होप इट इज क्लियर। समझ आया सबको? बताइए, इज दिस क्लियर? समझ आया सबको कि नहीं इतना? इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकलवाओ, फिर से बोल रहा हूं मैं, टेक अ प्रिंट आउट। इसमें ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हैं। इसको लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है, थ्योरी है। फिर इसके बाद हम पूरा सब्जेक्ट ही एक्चुअली लिख लिख के पढ़ेंगे बोर्ड पे, ठीक है। सो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस, और हमारे साथ साथ जो भी आपको जरूरत लगे कि यहाँ पे कुछ लिखना है, मैंने कुछ बताया जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अपनी सुविधा के हिसाब से, इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग यू कैन राइट। बार बार इसको रिवाइज करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप रियलाइज करोगे ऑब्जेक्टिव में, AE JEE में बहुत ही ज्यादा इनसे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी अगली क्लास में करते हैं हम लोग। एक पॉइंट को मोर इलेबोरेट कर दें। कौन से पॉइंट को? शुभम बताओ, शुभम बताओ कौन से पॉइंट को इलेबोरेट करना है? सर एक फर्स्ट वाला का बोल रहा था, रोलिंग फ्रिक्शन। बताता हूं। देखो ये पहिया है, पहिए में यहां पे कहीं शाफ्ट होगा एक, ये इसको इस तरीके से घुमा रहा होगा, ठीक है। कोई पॉइंट मान लो अभी जो यहां ग्राउंड के कांटेक्ट में है, कोई पॉइंट सपोज करो जो अभी
ग्राउंड के कांटेक्ट में है, यहां पे इट इज इन कांटेक्ट विद ग्राउंड। अगर मैं देखूंगा तो ये पॉइंट किधर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, पहिया घूमेगा तो इमेजिन करो ये पॉइंट कहां जा रहा है, ये पॉइंट अगले क्षण कहीं यहां आएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, ऐसे तो घूम रहा है। एक चक्कर लगा लेगा तो घूम घूम के वापस फिर से यहीं पहुंच जाएगा। समझ पाए? यानी ये जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर जा रहा है, पीछे। कहीं पे भी कर्व पे अगर आप वेलोसिटी देखते हो तो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो अगर यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इसकी वेलोसिटी चेक करने के लिए, तो किधर जा रहा है ये देखो टेंजेंट है, वेलोसिटी वेक्टर। इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है, तो ग्राउंड इसके मोशन को अपोज कैसे करेगा, बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन, इट विल बी अप्लाइंग फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं तो ये जो पहिया है ये ग्राउंड को इधर पुश कर रहा है, इट इज पुशिंग द ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं धरती की बात करूं, पेवमेंट की बात करूं, तो उस पे इधर ये फ्रिक्शन आ रहा है। लेकिन इसका उल्टा अपोजिट रिएक्शन, जो ग्राउंड पहिए पे फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है वो किधर कर रहा है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और हमारी गाड़ी जा किधर रही है, इधर। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ऑन द व्हील ये किधर लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ। सिचुएशन नंबर 2, मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब दिस रोलिंग विल स्टॉप। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब कि पहिया ऐसे ही है, नाउ इट इज नॉट रोलिंग, दिस थिंग इज स्टॉप्ड। अब ये चीज नहीं है, इसके अंदर देयर इज नो रोलिंग, रोलिंग नहीं है, इट इज सिंपली लाइक दिस। लेकिन मोमेंटम तो था व्हीकल का, तुम गाड़ी अगर ब्रेक लगाओगे तो तुरंत ही तो झम से रुक नहीं जाएगा। अभी भी अगर मैं देखूंगा तो ये इधर जा रहा है बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, क्योंकि इधर गाड़ी मूव कर रही थी विद सर्टेन स्पीड, विद सर्टेन मास, m into v मोमेंटम, तो ये अभी भी इधर ही स्लाइड कर रहा होगा ना, स्किड कर रहा होगा। अब अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये जो पॉइंट है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है, यानी ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, इधर। तो जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये अपोजिट। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस। जो ग्राउंड ने व्हील पे या व्हीकल पे फ्रिक्शन लगाया वो ये है, जो व्हील ने ग्राउंड को रगड़ा मारा, घिस्सा मारा, वो ये डायरेक्शन है। हम व्हीकल में इंटरेस्टेड है, दिस इज द एफवीडी ऑफ आवर व्हीकल और व्हील। तो हमारा जो गाड़ी है उस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे। पीछे मतलब अपोजिट टू दिस डायरेक्शन ऑफ मूव। तो मैं बोल क्या सकता हूं, स्टार्टिंग में या चलते हुए फ्रिक्शन हमारी गाड़ी को चलने में हेल्प कर रहा है, बिना फ्रिक्शन के नहीं चल पाएगा। दूसरी बात में क्या बोल सकता हूं, जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो यही जो फ्रिक्शन है, दिस इटसेल्फ इज अपोजिंग दिस मोशन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये गाड़ी रुक नहीं पाती ब्रेक लगा के। ये फ्रिक्शन ब्रेक के बाद गाड़ी को डेड स्टॉप करने में, गाड़ी को रोकने में भी हेल्पफुल है, और ये फ्रिक्शन इसके मूवमेंट में भी हेल्पफुल है। अगर मैं ऐसे सरकूं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अगर मैं ऐसे चलूं तो मैं जमीन को पीछे पुश कर रहा हूं और जमीन मुझे आगे पुश कर रही है। आई होप इट इज क्लियर। समझ आएगी, सब हाई स्कूल में पढ़ा होगा यार आप लोगों ने। समझ आया अभी? समझ आया शुभम की नहीं? यस सर। इमेजिन करो, थोड़ा दिमाग में विजुलाइज करने की कोशिश करो, समझ जाओगे। सर फिर जब स्लिप हुई होती है ना, जब अभी मैं कीचड़ में। स्लिप वगैरह नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। स्लिप का एक मतलब होता है, स्किड का एक मतलब होता है। अभी मैं जनरल भाषा का यूज कर रहा हूं, स्लिप इज डिफरेंट थिंग, तो उधर मत जाओ। ओके जस्ट सर। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। देखो, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे स्लाइड करूं तो बोर्ड मेरे हाथ पे फ्रिक्शन इधर लगा रहा है। अगर मैं ऐसे करूं, बोर्ड को पीछे पुश करूं, तो बोर्ड मेरे हाथ को आगे पुश कर रहा है। अलग अलग चीजें हैं, समझ पाए? ठीक है, चलिए, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।